अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। नॉवल का नाम जानने के लिए लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। बख्तावर रात भर यहाँ रही है। इधर आ, मेरी बात सुन। अम्मा की जाप सुनकर वो उनके पास बैठ गई थी। तब अम्मा ने कुछ मुख्तात नज़रों से पहले इधर और फिर उधर देखा, फिर धीमी आवाज़ करके इसे कहने लगे, शोभी के पापा के आने से पहले खाना खाकर इधर उधर हो जाया कर। और देख, किसी को पता ना चले, रोटी तो तू ही पकाती है, वही चुपके से खा लिया कर। समझ रही है ना? इसने बिला इरादा इस बात में सर हिला दिया, फिर कुछ दबी हुई आवाज़ में बोली थी, मुझे अब्बा से बहुत डर लगता है। अम्मा इतनी गालियाँ देते हैं मुझे। और बस चुप कर जा। अम्मा ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया था। गुज़िश्ता 15 सालों से अम्मा इसी तरह से खामोश करवा रही थी। शुरू में जब वो छोटी सी थी तो बस 2 या 3 बार इसने अम्मा का हाथ होंठों से हटाकर चीख-चीख कर बोलने की कोशिश की थी, और चौथी बार अब्बा का ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पर पड़ा कि इसके बाद फिर कभी इसने ऐसी कोई कोशिश ना की थी। जहाँ अम्मा का हाथ होंठों पर आता, वो खुद ही अपनी आवाज़ दबा लेती थी। शुरू-शुरू में इसकी समझ में नहीं आता था कि ये कैसी पुरानी पाबंदी है। बाकी बहन-भाई तो अब्बा के सामने बोलते और अपनी मनवाते भी थे, लड़ते-झगड़ते, शोर मचाते, तब भी इन्हें अब्बा की गालियाँ सुननी नहीं पड़ती थी, और वो सामने आ भी जाती तो अब्बा का बस ना चलता कि इसे उठाकर बाहर फेंक दें। अक्सर बैठे-बैठे वो अपना मुवाज़ना बहन-भाइयों से करने लगती। सूरत, शक्ल और रंग-रूप में वो किसी से कम नहीं थी, बल्कि इन सबसे अच्छी नज़र आती थी। फिर पता नहीं क्यों अब्बा इससे इतनी नफ़रत करते थे। वो सब सोचती रह गई। अम्मा से पूछती तो वो इसके होंठों पर हाथ रखकर खामोश करवा देती, लेकिन इसके अंदर उठने वाले सवाल तो हमेशा खामोश नहीं हो सकते थे। फिर अब्बा की गालियों में ही इसे अपने सवालों के जवाब मिल गए। और इस रोज़ बहुत डरते-डरते उसने अम्मा से पूछा था, मेरे अब्बा मर गए हैं क्या? अम्मा ने हमेशा की तरह इसके होंठों पर हाथ रखना चाहा तो उसने इनका हाथ पकड़ लिया था। इस वक़्त वो यही कोई 9-10 साल की थी। अम्मा का हाथ आंखों से लगाकर रोती हुई बोली थी, अब्बा क्यों मर गए? इस रोज़ वो शायद पहली बार और आखिरी बार यूँ फूट-फूट कर रोई थी। इसके बाद अम्मा के सामने इसने कभी अपने अब्बा का नाम नहीं लिया था, क्योंकि इसने इनकी आंखों में खौफ की परछाइयाँ देख ली थी। फिर वक़्त ने इसे समझा दिया कि इसकी माँ मजबूर, बेबस औरत है। वो अपनी बाकी औलाद के सामने ढाल बन सकती है, इनके हक़ के लिए लड़ सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए इस औरत के पास सिर्फ़ खामोशी थी। अब्बा रोटी खाते ही इसे उठाकर किसी काम से लगा देते। वो खामोश रहती। वो इसे 5वीं जमात से स्कूल शरारत किसी की होती सज़ा इसे मिलती, वो तब भी खामोश रही, और इनकी खामोशी बहुत धीरे-धीरे इसके अंदर घर करती गई थी। अब ना कोई सवाल करती और एहतजाज का सवाल ही पैदा ना होता था। छोटे इससे तो तकार से बात करते, अपने हर काम पर यूँ रौब जमा कर करवाते जैसे वो इनकी नौकर हो। इस घर में इसकी हैसियत कुछ ऐसी ही थी। अम्मा अंदर ही अंदर रखती तो थी, लेकिन इतने बरस गुज़र जाने के बावजूद इसके मामले में अब वह रोज़ की तरह बेबस थी, क्योंकि बाकी औलाद को बाप की शय हासिल थी। और फिर कमज़ोर औरत एक बार बेसाहिबान हो जाए तो दूसरी बार अपने साहिबान की सलामती के लिए वो अपना सब कुछ दाँव पे लगा देती। अम्मा के पास तो मेके का आसरा भी ना था, इसलिए खामोशी से सहना इनकी मजबूरी थी। और अपनी ज़िंदगी तो जैसे-तैसे गुज़र गई और गुज़र रही थी। ज़्यादा ख़्याल इसका ही था। खुदा न ख़ास्ता कोई ऊँच-नीच हो जाए, इससे पहले ही वो चाहती थी कि इसके हाथ पीले कर दें। इसके लिए उन्होंने आस-पड़ोस की सब ख़वातीन से कह रखा था। इन सारी ख़वातीन को सौतेले बाप की सताई हुई इस बच्ची पर तरस तो बहुत आता था, लेकिन इसे बहू बनाने का ख़्याल किसी को ना ही आया था। शायद इसलिए कि बहू से ज़्यादा इन्हें दीगर लवाज़मात से दिलचस्पी थी, और लवाज़मात के नाम पर अम्मा के पास सिर्फ़ दुआएँ थीं, और जिन्हें खुदा याद नहीं रहा, इन्हें दुआओं से क्या गर्ज़। इन दिनों अम्मा का बस नहीं चलता था कि इसे किसी काल कोठरी में छुपा दें। हालाँकि ना इसे पेट भर रोटी मिलती थी, ना ही अच्छा पहनावा। फिर पता नहीं कैसे वो इतनी शादाब निखरी-निखरी नज़र आती थी, जैसे शबनम में धुला गुलाब। खबरदार बाप के सामने आई तो अम्मा को वो इस चारदीवारी के अंदर भी महफूज़ नज़र नहीं आती थी। तभी हर रोज़ इसे तंबिया करती, और वो मासूम समझती थी कि अम्मा इसे बाप के अताब से बचाना चाहती है। अताब का मफ़हूम इसके नज़दीक गालियाँ और कोसने था। इससे ज़्यादा वो क्या समझ सकती थी? ना दुनिया देखी थी, ना ही किताबें पढ़ने को मिली थी। अंदर सवाल उठते तो थे, लेकिन जवाब कौन देता? जवाब से पहले तो होंठों पर हाथ रख दिया जाता था। वो क्या करती? अब वो अपने आप से बातें करती थी। क्यों? क्योंकि अम्मा दिन में कम से कम एक बार तो ज़रूर इसे देखकर आप भरने के साथ कहती कि वो अपने घर की हो जाए तो उन्हें सुकून मिल जाए। तो इसकी सोच इसी रुख पर बहने लगी थी। छोटा-सा घर, घरवाला और घरवाले का तस्वुर कोई खुशी नहीं देता था, बल्कि वो खौफ़ज़दा हो जाती, क्योंकि बचपन से अब तक इसने सिर्फ़ अम्मा के घरवालों को ही देखा था, ज़ालिम और जल्लाद। इसलिए इसकी तसव्वुराती दुनिया में भी बड़े दुःख थे। अपने घर को सोचते हुए भी वो रोती थी चुपके-चुपके, लेकिन अम्मा के सुकून की खातिर ये सब भी बर्दाश्त था। वो अपने घर के दुःख सह लेगी, काश अम्मा इत्मीनान से हो जाए। और अम्मा इन दिनों बेहद परेशान थी, क्योंकि वो दूसरे शोहर से जो बच्चे थे वो इन्हीं के पेट की औलाद थी। लेकिन सब ने इसके खिलाफ एक महाज़ बना लिया था। बात बेबात, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। खबरदार जो किसी चीज़ को हाथ लगाया। हालाँकि रज़िया और सफ़िया भी इतनी छोटी नहीं थी, अच्छी खासी समझदार थी, लेकिन अम्मा के समझाने का इन पर उल्टा ही असर होता था, और ज़्यादा इसे सुना देती।
फिर शाम में अब्बा के सामने अलग इसकी शिकायतें लेकर बैठती। अजीब मुश्किल में थी अम्मा, समझ में नहीं आता था इसे कहाँ भेजे। अपना कोई सगा बहन-भाई भी ना था, दूर के अज़ीज़ थे तो, लेकिन जवान लड़की की ज़िम्मेदारी भला कौन उठाता? इस रोज़ तो रज़िया और सफ़िया ने ज़रा-सी बात का बतंगड़ बना दिया। रात दूसरे कामों में उलझ कर इनके इसके स्कूल यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करना भूल गई थी। बस सुबह-सुबह दोनों बहनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसे पीटा, कामचोर, मुफ़्त की रोटी खाने वाली जैसे अलक़ाबात से नवाज़ना शुरू किया तो सिलसिला ख़त्म होने ही नहीं आया था। इस वक़्त अब्बा भी घर पर थे। बेटों की तरफ़दारी करते हुए उन्होंने पहले इसके बाप दादा को लताड़ा, फिर अम्मा पर बरसते हुए कहने लगे, "बस बहुत हो गया, अब मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। दफ़ा करो इसे यहाँ से, नहीं तो मैं चोटी से पकड़ कर बाहर निकाल दूँगा।" अम्मा दहल कर रह गई थी, हाथ जोड़कर मन्नत-समाज की, लेकिन अब्बा पर कोई असर न हुआ था। अब अपना फ़ैसला सुनाकर चले गए थे। शाम में वो इन्हें इस घर में नज़र नहीं आनी चाहिए और अम्मा के पैरों तले से सचमुच में ज़मीन खिसक थी। हर तरफ अंधेरा नज़र आने लगा था। रज़िया, सफ़िया और छोटे दोनों भी स्कूल चले गए थे। तब वो रोती हुई माँ के पास आकर बैठी और पूछने लगी, "मैं कहाँ जाऊँगी अम्मा?" कहीं नहीं, दुःख के बायस अम्मा के हलक से बहुत मुश्किल से अल्फ़ाज़ निकले थे और यही आलम इसी का था। लेकिन अम्मा, शाम में अब्बा आ गए तो अम्मा ने इसके होठों पर हाथ रख दिया था। "कुछ नहीं होगा, तू हौसला कर।" और वो कैसे फ़िक्र ना करती। जैसे-जैसे दिन ढल रहा था इसकी रूह फ़ना हो रही थी। अम्मा अलग परेशान थी क्योंकि अब्बा से ज़रा बराबर रहम की तवक्को नहीं की जा सकती और ऊपर वाले को पता नहीं इस माँ-बेटी पर रहम आया या अब्बा का जलाल पर। वो जलाल में ही गया था कि अब्बा इस शाम घर नहीं है। जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ आग लग जाने के बायस पूरी तरह ज़ख्मी होकर अस्पताल जा पहुँचे। फैक्ट्री ही का कोई आदमी इत्तला देकर गया था और अम्मा के लिए तो एक नई परेशानी थी। ज़ाहिर है एक बार बेवगी का दुःख झेल चुकी थी, अब भूल गई कि सारा दिन की परेशानी इस शख्स की बख्शी हुई थी। झोली फैलाकर इसकी सलामती की दुआ मांगने में अलग लग गई थी, जबकि इसका पत्ते की माँ ने लरज़ता दिल भर गया था। चुपचाप अम्मा को देखने लगी जो अस्पताल जाने के लिए परेशान खड़ी थी कि कैसे जाए और पीछे घर में लड़कियों के पास किसी को छोड़ दे। लड़के दोनों छोटे थे। फिर रज़िया साथ चलने को तैयार हो गई तो अम्मा से घर और बहन-भाइयों का ख़्याल रखने और दरवाज़े को अच्छी तरह बंद करने की ताकीद करते हुए रज़िया के साथ चली गई थी। इस बार इसने बाहर का दरवाज़ा बंद कर लिया और बहन-भाई तो उसके कहने में नहीं थे। अलबत्ता इस वक़्त अब्बा के हादसे का सुनकर कुछ सहमे हुए थे। इसने किचन में आकर रोटी डाली और प्लेट में सालन निकाल कर तीनों के पास ले आई थी तो सफ़िया देखते दिल मिलाकर बोली थी, "तुम्हें रोटी की पड़ी, अब्बा की कोई फ़िक्र नहीं। भला तुम्हें काहे की फ़िक्र, तुम तो खुश हो रही होगी।" वो कुछ नहीं बोली। रोटी दोनों के सामने खाना रखकर इन्हें अपने हाथ से खिलाने लगी। सफ़िया अपने आप बोले जा रही थी, "इसकी बददुआएँ लगी होंगी जो अब्बा के साथ ये हुआ है।" दरवाज़े पर दस्तक सुनाई दी तो सफ़िया इसी तरह बड़बड़ाती हुई उठकर चली गई थी। कुछ देर बाद वापस आई तो उसके साथ कीमती साड़ी में मलबूस एक मॉडर्न सी औरत थी, जिस पर नज़र पड़ते ही वो बेख्तियार अपनी जात से खड़ी हो गई थी। खातून तायराना नज़र पूरे कमरे में डालने के बाद इसे देखकर पूछने लगी, "तुम नज़ीर अहमद की कौन हो?" "कोई नहीं, अब्बा की कुछ नहीं रखती, सिर्फ़ अम्मा की बेटी है।" इससे पहले कि सफ़िया बोल पड़ती ख़ासा तेज़ और नफ़रत भरा लहज़ा इसका था, जिस पर खातून ने ताज्जुब से इसे देखा। फिर से कहने लगी थी, "अच्छा, तुम नज़ीर अहमद की बेटी हो और तुम्हारी माँ कहाँ है?" "अम्मा हॉस्पिटल गई हैं अब्बा को देखने।" "और आप कौन हैं?" सफ़िया ने बताने के साथ इनसे पूछा तो वो जवाब देने की बजाय इसे देखने लगी जो चुपचाप खड़ी थी। वो गालबन दोनों का मुवाज़ना करने लगी कि इसके मुकाबले में छोटी किस कदर तेज़-तर्रार है और इसके इस तरह देखने पर वो मज़ीद घबरा गई थी। तब वो इस पर से नज़रें हटाकर सफ़िया से कहने लगी, "मैं इस फैक्ट्री की मालिक हूँ जिसमें आग लगने के बाद तुम्हारे वालिद ज़ख्मी हुए हैं।" फिर पर्स में से एक लिफ़ाफ़ा निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली थी, "इसमें कुछ रकम है, अपनी वालिदा को दे देना। तुम्हारे वालिद इंशाअल्लाह ठीक हो जाएँगे, फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ।" वो पलटी और उसके जामिद होंठ अचानक से हिले थे और वो इसे देखकर मुस्कुराई थी। "इस वक़्त नहीं, मैं फिर आऊँगी।" फिर जाते-जाते एकदम पलटकर सफ़िया से कहने लगी, "मैं जानती हूँ ये तुम्हारे बाप की नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ की बेटी तो है, इस लिहाज़ से तुम्हारी बहन हुई।" सफ़िया का अंदाज़ हनूस दर्ज था। उन्होंने कुछ देर रुककर इस खामोश लड़कियों को गहरी नज़रों से देखा, फिर मज़ीद कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई थी। फिर पूरा 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद अब्बा घर आ गए थे। क्योंकि अभी पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुए थे, लेकिन डॉक्टरों ने ये कहकर छुट्टी दे दी थी कि दवाएँ घर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं और आराम भी। बहरहाल बाकी सबके लिए तो इनका घर आ जाना ही बेहतर था। अलबत्ता इसके लिए ज़िंदगी अज़ाब हो गई थी, पहले से भी ज़्यादा कि सारा दिन अब्बा कुछ न कुछ बोलते रहते थे। हालाँकि देख भी रहे थे कि वो मुफ़्त की रोटी नहीं तोड़ती, पूरे घर का काम करती है, फिर भी इसका वजूद इन्हें बुरी तरह खटकता था। वो शिद्दत से दुआ मांगने लगी कि वो जल्दी ठीक होकर काम पर लग जाए, ताकि इसकी जान छूटे और इसकी दुआएँ खुद इसके हक़ में मुस्तजाब हो गई थी, तो वो अभी इसी काम पर जाने के काबिल नहीं हुए थे। अलबत्ता इसकी जान छूटने का सामान हो गया था। इस रोज़ वही खातून आई अपने बेटे के लिए अम्मा से इसे माँग लिया था और अम्मा ने इसके लिए दुआएँ तो बहुत माँगी थी, लेकिन इसके बख़्त-आवर होने का यकीन फिर भी नहीं था। तभी फटी-फटी आँखों से देखने लगी। तब अब्बा अपनी अहमियत जताते हुए कहने लगे, "असल में बेगम साहिबा, मेरी बेटी के लिए अब वो मेरी बेटी हो गई थी।" लेकिन इस रोज़ सफ़िया के रवैये ने इन्हें बहुत कुछ समझा दिया था। तभी फ़ौरन टोक कर कहने लगे,
हम तुम्हारी बेटी की बात नहीं कर रहे नज़ीर अहमद, इनकी बेटी की बात कर रहे हैं। हमें अपने बेटे राज़ी के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। राज़ी के लिए अब्बा ने चौंक कर देखा, फिर पुरसोच अंदाज़ में मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगे। तब वो अम्मा को मतवज्जा करके कहने लगी थी, मैं आपसे कुछ छुपाऊँगी नहीं, मेरा बेटा शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। 2 साल पहले एक्सीडेंट में इसकी बीवी का इंतकाल हो गया था और गो के बच्चों की देखभाल गोन्स बहुत अच्छी तरीके से करती है, लेकिन मुझे बच्चों के लिए माँ चाहिए और आपकी बेटी माशाअल्लाह। अम्मा ने सख्ते से निकल कर अब्बा को देखा। इनकी मुस्कुराहट जाने क्या कह रही थी, वो कुछ नहीं समझ सकी। तो सर झुका के बोली, मुझे सोचने के लिए वक़्त दें। हाँ, हाँ, ज़रूर सोच लें। वो तो फरादिली से सोचने का वक़्त दे के चली गई थी, लेकिन अब्बा इतने फरादिल ना थे। इनके जाते ही एक हंगामा खड़ा कर दिया कि तुम माँ-बेटी की औकात ही क्या है जो इतने बड़े घर की दावत औरत को यूँ लौटा दिया। बदबख्त औरत, अगर इसने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो कहाँ से खिलाऊँगा तुम्हें, वग़ैरह वग़ैरह। मैं क्या करूँ, मुझे डर लगता है। अम्मा ने आजिज़ी से अपना ख़दशा बयान किया था, इतने बड़े लोग हैं, इन्हें लड़कियों की कमी तो नहीं होगी। फिर मेरी बेटी राज करेगी, लोग बड़े घर माँगते हैं, तुझे मिल रहा है तो तू नाशुक्री कर रही है। ठीक है, मना कर दो इन्हें, लेकिन ये भी सुन लो कि मेरे घर में अब तुम्हारी लड़की के लिए जगह नहीं है और यहीं अम्मा हार जाती थी। मैं कब मना कर रही हूँ, आप कहलवा दें बेगम साहिबा से कि जब चाहे। इनकी आवाज़ आंसू में डूब गई थी। फिर तीसरे रोज़ बेगम साहिबा आई और अम्मा के हामी भरते ही उन्होंने अपना प्रोग्राम बना डाला कि इस छोटे से घर में बारात नहीं आ सकती, इसलिए सारा इंतज़ाम उनके बंगले पर ही होगा और मज़ीद मेहमानों को नहीं बुलाना। सिर्फ इसी घर के अफ़राद शरीक हो सकते हैं। 3 रोज़ बाद वो सुबह ही आकर बख्तावर को यहाँ से लेकर जाएँगे। बाकी लोग निकाह के वक़्त आएँगे। अगर इसके मामले में अम्मा इस कदर मजबूर ना होती तो इसके लिए प्रोग्राम हरगिज़ भी काबिल कबूल ना होता, मगर अब तो एक तरह से इन्हें बेटी के लिए ठिकाना चाहिए था, इसलिए सब खामोशी से सुनना और सर झुका दिया था। इस रात अम्मा देर तक इसे अपने बख्तावर होने का यकीन दिलाती रही थी। इतना बड़ा घर जहाँ हर चीज़ इसकी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक मिलेगी, कोई टोक-टोक नहीं होगी, वो खुश रहेगी। वो मुंजमिल सी अम्मा की बातें सुनती रही थी। कोई सवाल नहीं किया क्योंकि जानती थी कि अम्मा के पास इसके किसी सवाल का जवाब नहीं होगा। बस आखिर में वो सादगी से पूछने लगी, अम्मा मेरे जाने से आपको सुकून मिल जाएगा ना? तेरी खुशी में मेरा सुकून है बेटा, तो अपने घर में आबाद और खुश रहेगी तो मुझे भी सचमुच में सुकून मिल जाएगा। अम्मा ने इसकी पेशानी चूम कर कहा था, फिर अपनी कलाई की बाहर चूड़ियाँ उतार के इसके हाथ में डालते हुए बोली थी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ये चूड़ियाँ तुम्हारी दादी ने मेरे हाथ में पहनाई थी, तो अब इसे अपने पास रखना, ठीक है? बहुत पहनी मैंने, देखो तुम्हारी कलाई में कितनी सच रही हैं। इसने मुद्दत बाद अम्मा को मुस्कुराते हुए देखा था। पता नहीं वो वाक़ई खुश थी, ऐसे देखकर खुश हो रही थी और उसके अंदर अभी तक गहरी खामोशी थी, जो इस वक़्त भी नहीं टूटी थी जब बेगम साहिबा इसे लेने आई थी। इसे यूँ खाली हाथ रुखसत करते हुए अम्मा का कलेजा फटने लगा था, लेकिन बहुत ज़ब्त का मुज़ाहरा कर गई थी। बेगम साहिबा ने अब्बा को शाम में सब घरवालों के साथ अपने बंगले पर आने का कहा। फिर इसे लेकर बाहर निकली तो बड़ी-सी स्याह चमकती गाड़ी के पास खड़े पावर्दी ड्राइवर ने फ़ौरन इनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो बेहद घबरा रही थी। दोनों हाथों की उँगलियाँ एक-दूसरे में फँसाकर एक तरह से वो खौफ़ज़दा खुद को सहारा देने की कोशिश करने लगी थी। करीब बैठी बेगम साहिबा ने जाने क्यों अचानक इससे लाताल्लुक़ सी हो गई थी। एक बार भी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई जब एक जगह रुकी तब इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बोली थी, बख्तावर तुम बहुत नर्वस हो रही हो, कम ऑन डरो मत, चलो नीचे उतरो। वो नीचे उतर कर खड़ी हुई तो कुछ हैरान नज़रों से इधर-उधर देखने लगी। वो चक्कर काट के इसके करीब आई थी और उसका बाजू थाम कर ब्यूटी पार्लर में दाखिल हुई तो इन्हें देखते ही ब्यूटिशियन अपना काम शुरू कर छोड़कर इनकी तरफ बढ़ रही थी और इब्तदाई रस्मी कलमात के बाद उससे कहने लगी, ये बख्तावर है मेरे राज़ी की होने वाली दुल्हन। आज शाम में निकाह है, इसे बहुत अच्छे तरीके से संवारना है, जैसे तुमने जवेरिया को संवारा था कि देखने वाले पलके झपकाना भूल गए थे। और पलके तो वो लड़की भी नहीं चिपक रही थी, हैरत ज़दा से इन्हें देखे जा रही थी। फिर इनके जाने पर कुछ गड़बड़ा कर बोली, मैडम आप इत्मीनान रखें, आप लोग जवेरिया को भूल जाएँगे। वो कुछ सोचते हुए अंदाज़ में हंकार भरकर बाहर की तरफ बढ़ गई थी और वहीं से ड्राइवर को इशारा किया तो वो एक दरमियाने साइज़ का सूटकेस लेकर अंदर आ गया। इसे इस लड़की के हवाले करते हुए वो कहने लगी थी, इसके कपड़े ज्वेलरी वगैरह है, जब तैयार कर लो तो मुझे फ़ोन कर देना। लड़की ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया और इन्हें दरवाज़े तक छोड़कर वापस आई तो दीवार के साथ रखे सोफ़े पर गिरते हुए बोली थी, उफ़ ये बड़े लोग। फिर फ़ौरन इसकी मौजूदगी का एहसास करके उठते हुए बोली थी, अरे आप अभी तक खड़ी हैं, प्लीज़ बैठे ना, ये चादर उतार दें। वो घबराकर इधर-उधर देखने लगी तो दूसरे कोने में बैठी लड़की जो बहुत देर से देख रही थी, इसकी घबराहट पर हँसती हुई बोली थी, यहाँ कोई नहीं आएगा, ख़ुसूसन मर्दों का दाखिला ममनू है। फिर अपनी जगह से उठ के इसके पास आई, बाकायदा इसके इर्द-गिर्द घूम कर इसका जायज़ा लिया। फिर अपनी साथी को आँख मारते हुए बोली थी, इम्पोर्टेंट लगती है, जीजा वतनी से है। अब इस लड़की ने घूर कर अपनी साथी को खामोश करवाया, फिर इसका हाथ पकड़ अपने साथ सोफ़े पर बिठाते हुए कहने लगी थी, लगता है पहली बार पार्लर आई हैं, लेकिन आपने हमारा नाम तो ज़रूर सुना होगा। मैं तानिया हूँ और ये मारिया। हाई सोसाइटी की तमाम लड़कियाँ और बेगमात भी हमारे पास आती हैं और अब तो आपका आना-जाना भी रहेगा, है ना? वो इसके बाद कुछ समझी कुछ नहीं, बस यूँ ही सर हिला दिया। तो तब इसने मारिया को इशारा किया तो मेहंदी उठा लाई थी। फिर दोनों लड़कियाँ बड़ी महारत से इसके हाथों को मेहंदी से सजाने लगी। वो बहुत हैरान होकर देखती रही थी। इसके बाद के सारे मराहिल भी इसके लिए बहुत हैरान-कुन थे। यानी एक दुल्हन तैयार करने में उन्होंने 5 घंटे लगा दिए थे। इस दौरान वो दोनों लड़कियाँ आपस में हँस-हँस कर बातें करती। इनसे कुछ समझ गई थी कि गो इसकी गुफ्तगू ज़मानी या उलझा देने वाली नहीं थी, लेकिन ज़्यादा अंग्रेज़ी के इस्तेमाल से गुफ्तगू का कुछ हिस्सा इसकी समझ में ना आता था।
समझ में आता और बाकी समझने की कोशिश में वो उलझने लगती। अलबत्ता इसके तासुरात इनसे महसूस कर लिया कि वो दोनों इस पर अफ़सोस का इज़हार कर रही हैं और उसके अंदर तो पहले ही कोई हलचल ना थी, कहीं गहरी खामोशी थी जिसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया था। इसे तैयार करने के बाद सानिया के फ़ोन करने पर बेगम साहिबा खुद इसे लेने आ गई थी। उसे इस रूप में देखकर चंद लम्हे वो भी महफूज रह गई थी। फिर बहुत खुश होकर उसे सराहा और अपने साथ ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया तो एक बार फिर गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर फराटे भरने लगी और जब एक शानदार बंगले के गेट में दाखिल होकर रुकी तब पहली बार इनके इसके अंदर की खामोशी में ज़रा-सा हड़ताहट पैदा हुआ था, यूँ जैसे तपते से दोपहर के सन्नाटे में कोई खुश्क पत्ता शाख से टूटकर ज़रा-सी आवाज़ पैदा करता है। इसके बाद वही खामोशी। बेगम साहिबा इसे कमरे में बिठाकर गालबन मेहमानों के पास चली गई थी और कुछ ही देर बाद निकाह के लिए आने वाले लोगों वालों में वो सिर्फ अब्बा की आवाज़ पहचान सकी। उन्होंने इसे हाँ कहलवाई, फिर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए सब कमरे से निकल गए। तब इसने डरते-डरते ज़रा सी पलकें उठाकर देखा, किसी को मौजूद ना पाकर इसके होंठों से आप ही आप गहरी सांस खारिज हुई। फिर तकिए से टेक लगाकर उसने कमर सीधी की थी। इसके बाद बाकायदा कमरे का जायज़ा लेने लगी। हर चीज़ अपनी इमारत का मुँह बोलता सबूत थी और पता नहीं ये सब इसे ख्वाब लग रहा था या क्या बात थी कि अभी तक इसका दिल ऐसे ही वीरान था। फिर अम्मा रज़िया और सफ़िया के साथ इसके कमरे में आई तो उसे गले लगाकर रो पड़ी। वो परेशान हो गई, क्या बात थी कि इतना ज़ब्त करने वाली माँ के आंसू एक तसलसल से बह गए थे। रोए नहीं अम्मा, अब तो आपको खुश होना चाहिए। तो खुश होंगी ना, मैं खुश होंगी, आप मेरी फ़िक्र नहीं करें, मैं खुश हूँ। वो अम्मा को इत्मीनान दिलाने की खातिर मुस्कुराई थी। तब रज़िया ने अम्मा के कंधे पर हाथ रख दिए। बस करें अम्मा, रोने से क्या क्या हाल है? चले रज़िया, घर चलते हैं। हाँ, इन्हें घर लेकर जाओ, देखो इनका बहुत ख्याल रखना। इसने बारी-बारी रज़िया और सफ़िया को देखते हुए आजिज़ी से कहा था और अपनी पलकों तक आई नमी उंगलियों की पूरों में समेटने लगी थी। बाहर कदमों की आवाज़ सुनकर अमांसु पूछते हुए उठ खड़ी हुई थी और उसे पेशानी पर चूमकर दुआ देती हुई रज़िया और सफ़िया के साथ कमरे से निकल गई थी। वो अभी समझने भी नहीं पाई थी कि बेगम साहिबा 2 बच्चों को लिए अंदर दाखिल हुई। उसके करीब लाकर बोली थी, ये हैं तुम्हारी मम्मी, जल्दी से इन्हें हेलो कहो। हेलो मम्मी, दोनों बच्चों ने एक साथ कहा था। वो एक नज़र इन पर डालकर बेगम साहिबा को देखने लगी। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा था, ना आंखों में कोई सवाल था। तभी बेगम साहिबा अपने आप बच्चों का तारुफ करवाते हुए कहने लगी थी, ये शोभी है, क्लास 2 में पढ़ता है, जितना शरारती उतना ही ज़हीन भी है। और ये छोटी सी गुड़िया केजी 1 में पढ़ती है। इन दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अब वो ये तुम्हें तंग नहीं करेंगे। उन्होंने यूँ कहा जैसे वो पहले इसे बहुत पहले तंग करते हों। यस मम्मी, अब हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप भी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? शोभी ने इसका हाथ थाम कर कहा। वो चुपचाप इसे देखने लगी। फिर बेगम साहिबा के टोकने पर यानी हाँ में सर हिलाकर बोली थी, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। फिर इस गुड़िया ने अपना मुन्ना हाथ आगे बढ़ाया जिसे बस इसने थाम लिया था। तब बेगम साहिबा उठते हुए बोली थी, चलो बच्चों पहले मम्मी को चेंज करने दो और तुम दोनों भी चेंज कर लो, मैं खाना यहीं भिजवाती हूँ। फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए इसे कहने लगी, बख्तावर कपड़े बदल कर आराम से सो जाओ, थक गई होगी। और कपड़े बदलते हुए इसकी समझ में नहीं आया था ये जो सारा दिन इस पर इतनी मेहनत की गई है, इसके लिए वो सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए थी। और बच्चे तो वाक़ई खुश हो गए थे, लेकिन इसके दिल के आंगन अभी तक खामोशी थी। शायद इसलिए कि अभी तक इसे अपने आस-पास से कहीं महसूस कदमों की चाप सुनाई नहीं दी थी और घरवालों का तसव्वुर खौफनाक था। फिर भी लाशौरी तौर पर इसके कान मुंतज़िर थे ऐसी कोई आहट सुनने को। कपड़े बदलने के बाद इसने वॉशरूम का रुख किया और मुँह धोते हुए सारा मेकअप बाहर डाला। फिर कमरे में आई तो बड़ी ट्रे में पुरतकल्लुफ़ खाना देखकर इसे शदीद भूख का एहसास हुआ था, लेकिन फ़ौरन खाने की तरफ नहीं बढ़ी क्योंकि अब तक की ज़िंदगी इंतज़ार में गुज़री थी कि सब खा ले तब इसे मिलेगा। अब पता नहीं यहाँ इसके साथ क्या मामला था। वो बहुत सब्र से बैठकर इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बच्चे अंदर आए तो शोभी ट्रॉली धकेलता हुआ उसके करीब ले आया था और बैठते हुए कहने लगा, चले मम्मी खाना खाएं, बहुत भूख लगी है। और वो हुक्म की गुलाम थी। शोभी शोभी के कहते ही प्लेट में सालन निकाला और निवाला तोड़कर खाने लगी कि नज़र गुड़िया पर पड़ी। वो दोनों हाथों के प्याले में चेहरा टिकाए इसे देख रही थी। इसे पहली बार इस बच्ची पर प्यार आया और अपना निवाला वापस प्लेट में रखकर इसे खिलाने में लग गई। फिर खाने के बाद दोनों बच्चे बाकायदा इससे घेर कर बैठ गए तो जाने क्या क्या सवाल करने लगे। गालबन इन बच्चों को यही बताया गया था कि इनकी मम्मी कहीं चली गई थी, अब इस शर्त पर वापस आई हैं कि वो इन्हें तंग नहीं करेंगे, लेकिन ये सारी सूरत-ए-हाल इसे पहले से समझाई गई। इसे नहीं समझाई गई थी, ना ही वो खुद से समझ पाई थी, इसलिए बच्चों के सवालों से तंग होने लगी और शोमी बहुत वाक़ई ज़हीन था। इसके चेहरे पर परेशानी उलझन के आसार देखकर फ़ौरन गुड़िया से कहने लगा, गुड़िया मम्मी को तंग नहीं करो ना, ये बहुत थक गई हैं, चलो हम अपने कमरे में सोते हैं। दोनों खड़े होकर बारी-बारी इसके गले में बाहें डालकर गुड नाइट कहते हुए कमरे से निकल गए तो इनके पीछे बंद दरवाज़े पर नज़रें जमाए वो कुछ देर मुंतज़िर बैठी रही। फिर थक कर तकिए पर सर रखा तो सारे दिन की थकन नुमा नींद गालिब आ गई थी। छोटा-सा घर वाला इसे कभी इस तस्वीर से खुशी नहीं मिली थी, बल्कि हमेशा वो खौफ़ज़दा हो जाती थी और अभी भी अंदर से बेहद खौफ़ज़दा थी। रात भी कभी इसे कुछ देर को नींद आई थी, कभी चौंक कर उठ जाती। पूरी रात सोते-जागते गुज़री, फिर भी मामूल के मुताबिक अज़ान की आवाज़ के साथ इसने बिस्तर छोड़ दिया और वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के तक इसे कोई ख़्याल नहीं आया था। अलबत्ता नमाज़ से फ़ारिग़ होते ही वो बहुत सारे सवालों में घिर गई थी।
लेकिन वो किससे पूछे, कोई भी नहीं था। और धीरे-धीरे चलती हुई खिड़की के पास आकर खड़ी हुई थी। बाहर का मंज़र बेहद दिलकश था, लेकिन इसके सारे एहसासात की खौफ़ की चादर में लिपटे हुए थे। जब ये मंज़र की दिलकशी बेमायने होकर रह गई थी, फिर इसका अलमिया ये था कि कभी किसी ने इसके साथ रस्मों की बातें नहीं की थी। कभी बहार आए, कब ख़ज़ां आए से पता ही ना चला। ना गर्दिश दौरा ने इसे इतनी मोहलत दी कि वो कहीं रुका किसी कली का चटकने की आहट महसूस करे। फूल, कलियाँ, रंग, खुशबू हकीकत से हटकर इसकी तसव्वुराती दुनिया में भी इन चीज़ों का गुज़र नहीं था। इसलिए दिलकश मंज़र को इसने खाली-खाली नज़रों से देखा। फिर पलट कर बेड तक आई कि दरवाज़े पर दस्तक के बाद मुलाज़िम अंदर चली आई थी और उसे खड़ा देखकर कहने लगी, बेगम साहिबा बता रही थी कि शायद आप जल्दी उठती होंगी। मैं देखने आई थी, चाय लाऊँ आपके लिए? इसके लिए नई और हैरानकुन बात थी। जब ये फ़ौरन कुछ कह नहीं सकी, फिर इसे मुंतज़िर देखकर यूँ सर हिला दिया। वो वहीं से पलट गई और कुछ देर बाद ही चाय ले आ गई थी। इसने खामोशी से कप लेकर साइड टेबल पर रख दिया। फिर इसे देखकर पूछने लगी, बच्चे कहाँ हैं? वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। और वो बच्चों के बाग के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही बिल्कुल गैर इरादी तौर पर अपना हाथ होंठों पर रख गई थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी भी सवाल पर अम्मा से खामोश करवा देती थी। और ये भी अच्छा ही हुआ कि इस तरह भरम रह गया था। वो न जाने अपनी सादगी में मुलाज़िमा से क्या कह जाती, और मुलाज़िमा इसकी इस हरकत को झिझक पर मख़मूल करती हुई बोली थी, साहब को मैंने पहले ही चाय पहुँचा दी है। इसके दिल के आँगन में फिर कोई दर्द पत्ता शाख से टूट कर गिरा था। इसके बाद वही खामोशी छा गई थी, तो उसने मुलाज़िमा को जाने का इशारा किया और चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया था। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस नए इम्तिहान में डाली गई है। दोपहर तक वो अकेली बैठी सोचती रही। बच्चे स्कूल से वापस आए थे, इसे तो इसरार से इसे कमरे से निकाल कर डाइनिंग रूम में ले आए थे। इसने इन दोनों के साथ बैठकर खाना खाया, फिर इन्हें लेकर दोबारा अपने कमरे में आई तो बहुत एहतियात से दरवाज़ा बंद कर दिया और गुड़िया को अपने पहले में लटका कर आस्ता-आस्ता थपकती हुई शौमी से पूछने लगी, तुम सुनो, तुम्हारी दादी कहाँ है? दादी, अच्छा आपको मामा पूछ रही हैं। मामा बहुत देर में उठेंगी, शाम में इन्हें पार्टी में जाना होता है ना। शौमी अपनी काबिल जताते हुए बहुत मासूम लग रहा था। इसने बेख्तियार इसका गाल छुआ, फिर राज़दारी से पूछा था, तुम्हारे बाबा अब्बा कहाँ हैं? अब्बा कौन? गुड़िया ने फ़ौरन आँखें खोल कर देखा तो कुछ खटक कर रह गई थी। शौमी को पता ही नहीं कि पापा को अब्बा भी कहते हैं। मामा ने बताया ही नहीं। अच्छा खैर ये बताओ कि कहाँ है तुम्हारे पापा? वो फ़ौरन असल बात की तरफ आ गई तो शौमी मुस्कुराते हुए बोला था, आपको भी नहीं पता? पापा ऑफ़िस जाते हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। इसने सोचा, फिर शौमी को देखकर मुस्कुराई तो वो कहने लगा, पता है मम्मी, अमरोज़ अमरोज़ मैंने अपनी टीचर को बताया है कि हमारी मम्मी वापस आ गई हैं और टीचर ने कहा कि अब मुझे आपका बहुत ख़्याल रखना चाहिए। मैं आपका बहुत ख़्याल रखूँगा मम्मी। फिर तो आप कहीं नहीं जाएँगी ना? वो आस्ता-आस्ता नफ़ी में सर हिलाने लगी थी, फिर बोली, लहजे में अर्ज़ूदगी सिमट आई थी, तुमने ख़्याल नहीं रखोगे तब भी मैं कहीं नहीं जा सकती। मुझ में परवाज़ की ताकत तो पहले ही नहीं थी और अब तो पर भी काट दिए गए हैं। शाम में बच्चे सोकर उठे तो उसने खुद दोनों को नहलाया, कपड़े बदलाए और गुड़िया के बालों में रिबन बाँध रही थी। किसी वक़्त मामा उसके कमरे में आई थी और वो खुश होकर बोली थी, बख़्तावर, मुझे यकीन था कि तुम्हारे लिए बच्चों की माँ बनना मुश्किल नहीं होगा। वो कुछ नासमझी के आलम में देखने लगी तो उन्होंने पहले शौमी और गुड़िया को बाहर भेजा, फिर इसे कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम किन हालात में ज़िंदगी गुज़ारी है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम भूल जाओ सब। ये तुम्हारे सौतेले बाप का नहीं, तुम्हारा अपना घर है। यहाँ की हर चीज़ पर तुम्हारा हक़ है और मुकम्मल इख्तियार है। इसी हिसाब से अपने अंदर एतमाद पैदा करो। ज़रा-ज़रा सी बात पर घबराना, परेशान हो जाना कम से कम इस घर की मालकिन को ज़ेब नहीं देता। फिर एक लम्हा तौक़ुफ़ से वो पूछने लगी थी, क्या क्वालिफ़िकेशन है तुम्हारी? जी, वो कुछ समझी नहीं। तालीम कितनी है तुम्हारी? कितना पढ़ा है तुमने? उन्होंने समझाने वाले अंदाज़ में कहा तो वो सर झुकाकर बोली थी, मैं बस 5वीं जमात से अब्बा ने उठा लिया था। उन्हें शदीद झटका लगा था। नॉनसेंस, आई मीन बहुत बुरा किया उन्होंने। अगर राज़ी को मालूम हो गया तो? अच्छा खैर, अब और किसी को नहीं बताना कि तुमने सिर्फ़ 5 जमातें पढ़ा है। और हाँ, रात राज़ी आया था तुम्हारे पास, चीज़ की हथेलियाँ भीग गई थी। अगर वो आने का मान दे जाता तब भी वो सर नहीं उठा सकती थी, लेकिन बहुत फ़र्क था। बजाय हया के इसका सर एहसास तौहीन से झुका था। कुछ भी नहीं, वो सौतेले बाप के टुकड़ों पर पलने वाली बहुत गुलाम सी लड़की थी। खुद से भाग कर तो यहाँ नहीं आई थी। काश वो इस औरत से कह सकती कि सारे घर के मालिकाना हकूक़ सौंपने से पहले मुझे मेरा असल हक़ दिलवाओ। इसका मतलब है राज़ी तुम्हारे पास नहीं आया। वो चालाक औरत कितनी जल्दी भाग गई थी, फिर लापरवाही से बोली, खैर इसे मैं समझा दूँगी, लेकिन इससे पहले तुम खुद को चेंज करो। ख़ासी समझदार लड़की हो तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द इस माहौल में ढल जाओगी। चलो उठो, शाम का वक़्त है, बच्चों के साथ कहीं बाहर घूम फिर कर आओ। वो परेशान हो गई थी तो पेशानी पे बट डालकर बोली, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उठो चलो। और सुनो, मुझे एक बात को दोबारा दोहराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इनके खड़े तेवरों से ख़ाइफ़ होकर फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी और उसके पीछे चलती हुई कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और उसे कुछ हिदायत देने के बाद इसे कहने लगी, चारदीवारी से बाहर निकल कर देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। वो कुछ नहीं कह सकती थी। चुपचाप इनके इशारों पर शौमी और गुड़िया के साथ गाड़ी में जा बैठी।
शहर की रौनकें अरूज पर थी, भागते दौड़ते लोग, ट्रैफिक का अज़्दहाम, आँखों को चुंधिया देने वाली रोशनी। फिर गाड़ी के अंदर शोभी और गुड़िया की मासूम खिलखिलाती हँसी, दोनों इसके साथ बेहद खुश थे, लेकिन इसके एहसासात पर बर्फ़ की तह जमी हुई थी। सारा वक़्त वो बस खाली-खाली नज़रों से इधर-उधर देखती रही। असल में इसका ज़हन माऊफ था, कुछ सोचना चाहती थी तो सोच नहीं सकती थी। पता नहीं शोभी शोभी के कहने पर ड्राइवर किन रास्तों पर गाड़ी दुराता रहा, इसे कुछ पता न चला और मामा की हिदायत पर ठीक 8 बजे गाड़ी घर के गेट में दाखिल हो रही थी। फिर वैसे ही गुमसुम सी बच्चों के साथ लॉन्च में आई तो दरवाजे पर ही कुछ ठटक कर रुक गई थी। सामने ही से ही व्हील चेयर पर आने वाला जाने कौन था, वो अभी सोच भी नहीं पाए थे कि शोभी और गुड़िया से हाथ छुड़वाकर इसकी तरफ भागे थे। पापा पापा, हमने मम्मी के साथ बहुत एंजॉय किया। और इसके अंदर ऐसा घमसान का रन पड़ा था कि फिर इसके दिल के खामोश आंगन में महशर बर्पा हो गया था। एहसासात पर जमी बर्फ की तहों ने एकदम से पिघलकर इसके पूरे वजूद को पानी में भिगो दिया। बहुत मुश्किल था पैरों पर खड़े रहना और आसपास कोई सहारा भी ना था। बामुश्किल वो अपनी सारी तवानाइयाँ बरोए कार लाकर खुद को घसीटती हुई कमरे तक लाई और बेड पर गिरते ही ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए थे। ये सच है कि इसकी तस्वुराती दुनिया में भी बड़े दुःख थे, लेकिन ज़िंदगी का ये भयानक रूप इसके गुमान में भी नहीं था। जिस रवानी से इसके अशक जारी थे, इसी रफ्तार से इसका ज़हन बेदार हो रहा था। अब्बा ने बगैर कोई रुकावट पैदा किए इतने आराम से इसकी शादी के लिए हामी भर ली थी। इतना ज़ब्त करने वाली माँ कल अचानक क्यों इस तरह रोई थी? पूरी रात इसने सोते हुए जागते गुज़ारी थी, लेकिन इसे अपने दरवाज़े पर महसूस कदमों की आहट सुनाई नहीं दी थी। और इसके अंदर कितने सवाल थे, सबका एक ही जवाब पता नहीं दांस्ता या नादांस्ता खुद सामने आ गया था और वो इतनी मजबूर बेबस थी कि एहतजाज का एक लफ्ज़ होंठों तक नहीं ला सकी थी। अगर बिलफ़र्ज़ महाल अपने अंदर हिम्मत पैदा कर भी लेती तो इस ज़िंदान से निकल कर कहाँ जाती? इस इतनी बड़ी दुनिया में इसके लिए कहीं माँ नहीं थी और वो ये अच्छी तरह जानती थी, तभी घुट-घुट कर रोती रही। दरमियान में किसी वक़्त शोभी से खाने के लिए बुलाने आया था, लेकिन वो तकिए में मुँह छुपाए सोती बन गई थी। कल तक इसके साथ खुद खौफ़ की चादर में लिपटे हुए थे और अंदर गहरी खामोशी थी। जब भी बाहर के दिलकश मंज़र को इसने बस खाली नज़रों से देखा था और अब जबकि सन्नाटा टूट चुका था, तो फूल, कलियाँ, रंग, खुशबू जहाँ इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे थे, वहाँ शिद्दत से अपनी तहे दामने का एहसास हो रहा था। बहुत ज़ालिम है वक़्त, कभी सालों बेख़बर रखता है और कभी पल में आगाही दे देता है। वो हैरान खड़ी थी, शब भर अश्क बहाकर आंखें लाल हो चुकी थी। बरसों की मशक्कत ने इतना नहीं थकाया था जितना एक शब ने ढाल कर की थी। मुलाज़िमा नाश्ते के लिए बुलाने आई, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नज़र इस पर डालकर दोबारा मुँह मोड़ लिया था। कुछ देर बाद इसने शोभी और गुड़िया को स्कूल जाते हुए देखा तो तब इसे मामा की बात याद आई थी। बच्चों की देखभाल गवर्नेंस बहुत अच्छे तरीके से करती है, लेकिन मुझे बच्चों के लिए माँ चाहिए और आपकी बेटी माशाअल्लाह। गोया इस औरत ने पहली नज़र में ही मान लिया था कि वो पैदाइशी माँ है। हालात की एक कुचली हुई जिसके होंठों पर वक़्त ने कुफल लगा दिया हो और अपना हक़ माँगना तो दूर की बात है, कोई सवाल करने की हिम्मत भी नहीं रखती। बख्तावर, मुझे यकीन था कि तुम्हारे लिए बच्चों की माँ बनना मुश्किल नहीं होगा। और शाम में इसे गुड़िया के साथ मसरूफ़ देखकर वो कितनी खुश हो गई थी, जैसे वो यही चाहती थी। इनकी खुदगर्ज़ी पर इसका दिल दुःख से भर गया था। तभी दरवाज़े पर आहट सुनकर इसने अपने ख़्याल से चौंक कर ज़रा-सी गर्दन मोड़ी और राज़ी को आते देखकर खौफ़ज़दा सी होकर पर्दे में छुपने की कोशिश की और उन्होंने पहली नज़र में इसे छुपते देख लिया था, लेकिन नज़रअंदाज़ करके अपने चेयर इसके सामने ले आए थे और पहले ज़रा-सा खाँस कर पता नहीं गला साफ़ किया था या इसे मुतवज्जा करना मकसूद था। फिर कुछ इस तरह गोया हुए थे, वो क्या नाम है आपका? हाँ, बख्तावर। इनका लहज़ा कदरे तरश और पुरअरब था, जिससे वो मज़ीद सहम गई थी और पर्दे की ओट में इसे देखने लगी। माज़ूरी के बावजूद वो बहुत पुरवक़ार नज़र आए थे, चेहरे पर संजीदगी की गहरी छाप थी। आबरू के दरमियान खिंची लकीर पता नहीं हमेशा से थी या अब ये नमूदार हुई थी। वो बहरहाल इसे गुस्से की अलामत समझकर बहुत ख़ाइफ़ थी। जब भी फ़ौरन इसके सामने नहीं आ सकी, प्लीज़ यहाँ आकर बैठें, उन्होंने नागवार से लहजे में कहा तो उसने डरते-डरते पर्दा छोड़ दिया तो सोफ़े पर सिमट कर बैठ गई थी। वो पूरी तरह मुतवज्जा होकर इसे देखने लगे। बनाने वाले ने यकीनन ख़ासी फ़ुर्सत से बनाया होगा इसे और इस हिसाब से वो कहने लगे, कोई कमी तो नहीं है आप में? मनपसंद साथी मिल सकता था, फिर मेरे साथ शादी करने का क्या मकसद है? वो इससे पूछ रहे थे जिसे अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम नहीं था। बेचारगी से इसने इसकी आँखों से कतरा-कतरा आँसू टपक कर इसकी गोद में गिरने लगे थे। वो तल्ख़ होकर बोले थे, बंद करिए रोना, मुझे आपके आँसू मुतासिर नहीं कर सकते। इसने जल्दी से हथेलियों से आँखें रगड़ी तो वो फिर कहने लगे, आप मेरी बात का जवाब दें, क्या मकसद लेकर आई हैं आप यहाँ? महज़ हमदर्दी में तो अपनी ज़िंदगी दाँव पर नहीं लगाई जा सकती। इसके पास इनकी बात का जवाब भी था और बदले में वो ये भी सवाल कर सकती थी कि इसे किस मकसद से यहाँ लाया गया है। लेकिन इतने बोलने की इजाज़त कब थी? अगर ये शख्स एतमाद में लेकर बात करता तब बनता था, शायद इसके लिए बोलना आसान होता, लेकिन वो ऐसी तेज़ और गमशगीन नज़रों से घूर रहे थे कि वो सहमी नज़रों से बस राह फ़रार ढूँढने लगी।
और कुछ देर मुंतज़िर रहने के बाद वो ज़हर-खुंद लहज़े में बोले थे, "आप ख़वाह किसी भी गलत इरादे से यहाँ आई हों, भूल जाएँ कि कभी इसमें कामयाब होंगी और एक बात अच्छी तरह सुन लें कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं आपको वो हश्र करूँगा कि लोग देखकर इबरत हासिल करेंगे, समझिए आप।" इसके साथ ही वो अपनी चेयर मोड़कर तेज़ी से पहिए घुमाते हुए कमरे से निकल गए तो उसका दिल चाहा चीख-चीख कर दरो-दीवार हिलाता, लेकिन ये कोई नई बात तो ना थी। इसने कब कोई अच्छे ख्वाब देखे थे? घरवाले का तसव्वुर तो हमेशा से खौफ़ज़दा कर देने वाला था, अलबत्ता का मचलना नई बात थी। पहले तो कभी किसी दुःख, किसी ज़ाती पर इसने नहीं चाहा था कि चीख-चीख कर दरो-दीवार हिला दे, अंदर ही अंदर घुटकर खामोश हो जाए और अब इसे खामोश कराना ही पड़ रहा था। इस सही में इसके आँसू रवानगी से बहने लगे थे। शाम में वो अम्मा के पास जाने के लिए तैयार होकर कमरे से निकली तो उसे देखकर शोभी और गुड़िया ने कल ही की तरह इसके साथ बाहर जाने पर शोर मचा दिया, लेकिन वो दामन बचाती हुई अम्मा से कहने लगी, "मैं अम्मा के पास जाना चाहती हूँ।" "वहाँ जाओगी?" उन्होंने पहले नहुस से कहा, फिर कंधे झुका के बोली थी, "ओके, कुछ देर के लिए वहाँ भी चली जाना, लेकिन शोभी और गुड़िया को अंदर छोड़कर जाना, बल्कि जब तक तुम अपनी माँ के पास बैठो, ड्राइवर से कहना बच्चों को कहीं और घुमा ले आए।" जी बेहतर। वो बज़ाहिर सादाबंदी का मुज़ाहरा करते हुए बच्चों के साथ बाहर निकल आई थी। इसके दिल पर बड़ा बोझ था और वो अम्मा की गोद में सरक कर कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन घर में दाखिल होते हुई तो पहले मरहले पर ही अब्बा से सामना हो गया। तंज़िया मुस्कुराहट के साथ फातिहाना अंदाज़ से, जैसे अब तक के खिलाए-पिलाए की कीमत वसूल कर ली हो। इसे जहन्नुम में धकेल कर यही वो ठठक गई थी। सारी ज़िंदगी अम्मा इसके सर पर नंगी तलवार की तरह लटकने वाले शख्स को वो इसकी फ़तह की खुशी नहीं मनाने देगी। अपने घर में मामा की नज़रों में इसकी हैसियत दो कौड़ी और राज़ी की नज़रों में जैसी भी हो, लेकिन शरअन कानूनन जो हैसियत इससे हासिल हो चुकी थी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता था और अपनी इस हैसियत के बलबूते पर पहली बार शख्स के सामने गर्दन तान के बोली थी, "अम्मा नज़र नहीं आ रही, कहाँ पर हैं?" कल जब मामा ने इसे कहा था कि वो अपने अंदर एतमाद पैदा करो, तो ज़रा-ज़रा सी बात पर घबराना, परेशान होना इस घर की मालकिन को ज़ेब नहीं देता, तो इसे इनकी बात अजीब के साथ मुश्किल भी लगी थी। गोया ये इसके लिए नामुमकिन था, लेकिन वक़्त ने कितनी जल्दी नामुमकिन था, लेकिन वक़्त ने कितनी जल्दी मुमकिन बना दिया था। वो भूल गई थी कि यहाँ तो अम्मा के सामने अपने दुखड़े रोने आई थी। इसके बरक्स अम्मा को किचन से निकलते देखकर भागकर इनसे लिपट गई और इनकी बुखलाहट पर हँसते हुए बोली थी, "अरे अम्मा, अब तो परेशान ही हो गई हैं।" अम्मा ने इसके चेहरे पर को बगौर देखा था, फिर कनखियों से अब्बा को देखकर गोया इनकी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन वो यकसा नज़रअंदाज करके इन्हें कंधों से थाम कर आँगन में बिछी चारपाई पर आ बैठी और इधर-उधर देखकर पूछने लगी, "रज़िया, सफ़िया कहाँ हैं?" "अंदर हैं।" अम्मा ने बताने के साथ ही इन्हें पुकारा तो वो दोनों कमरे से निकले। उसे देखते ही रज़िया पूछने लगी थी, "अकेली आई हो?" "अकेली ही आएगी अब्बा, को मौका मिल गया था। मियाँ इस काबिल कहाँ जो इसने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं यहाँ वहाँ आ सकूँ।" वो इनकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, जिस पर वो तिलमिला गए थे, लेकिन बोले कुछ नहीं और ज़मीन पर ठोकर मारते बाहर निकल गए। तो अम्मा के दहल जाने पर वो इनका ध्यान भटकाने की खातिर मुस्कुरा कर बोली थी, "आप सुनाएँ अम्मा, इस रोज़ आप इतनी जल्दी ही चली आई थी?" और अम्मा के आँसू झलक गए थे। इसका चेहरा हाथों में लेकर वो कहने लगी थी, "मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि राज़ी चल फिर नहीं सकता। तुम्हारे सास ने धोखा दिया है।" "नहीं अम्मा," इनके रोने से परेशान होकर वो इसी कदर कह पाई थी कि रज़िया बोल पड़ी थी, "सिर्फ़ इसकी सास ने नहीं अम्मा, अब्बा ने भी छुपाया है। वो चाहते तो बता सकते थे आपको, लेकिन उन्होंने जानबूझकर छुपाया आपसे। इसलिए कि वक़्त इनकी बेटी नहीं है, उन्होंने कभी इसका भला नहीं चाहा। बस चुप कर जा।" अम्मा ने इसे खामोश करवाना चाहा था, लेकिन वो वक़्त नहीं थी जो अपनी आवाज़ दबा लेती। मज़ीद तेज़ होकर बोली थी, "क्यों चुप हो जाऊँ? और कहती हूँ मैं क्यों चुप हो जाऊँ? और कहती हूँ मैं क्या किसी से?" फिर इसे देखकर बहुत साफ़गोई से कहने लगी, "मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं है बख़्तावर। दुःख इस बात का है कि मेरे बाप ने गलत किया और मैं डरती हूँ कि इसका ख़मियाज़ा कहीं हमें ना भुगतना पड़े।" अल्लाह न करे, वो बेख्तियार कह गई थी। फिर अपने रुमाल से अम्मा के आँसू साफ़ करते हुए बोली थी, "आप नाहक परेशान हो रही हैं। राज़ी चल फिर नहीं सकते, फिर भी सब काम कर लेते हैं, दफ़्तर भी जाते हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे तो कोई मलाल नहीं है, खुश रहो।" अम्मा ने इसका हाथ चूमकर आँखों से लगाया, फिर रज़िया से कहने लगी, "चाय बनाओगी या मैं बनाऊँ?" "चाय रहने दे अम्मा, मैं बस गाड़ी आने वाली होगी।" इसके मना करने पर रज़िया टोक कर बोली थी, "आप इतने गए गुज़रे भी नहीं हैं, तुम पहली बार आई हो, सिर्फ़ चाय ही नहीं, खाना भी खा कर जाना।" "अरे नहीं, बहुत देर हो जाएगी, फिर किसी दिन फ़ुर्सत से आऊँगी, अभी तो मैं बच्चों के साथ निकली हूँ। यहाँ चली आई।" उसने रसान से बताया तो अम्मा पूछने लगी, "बच्चे ठीक हैं तुम्हारे साथ?" "जी अम्मा, बल्कि बहुत खुश हैं।" तभी बाहर गाड़ी के रुकने और हॉर्न की आवाज़ पर फ़ौरन खड़ी हो गई थी और रज़िया का हाथ थाम कर बोली थी, "मैं फिर आऊँगी और हाँ, तुम्हें मुझसे बेशक हमदर्दी ना हो, लेकिन अम्मा का ख़्याल रखना, ये सिर्फ़ मेरी नहीं तुम्हारी भी माँ है।" इसके साथ ही वो तेज़ कदमों से बाहर निकल आई। अभी कुछ देर पहले जिस शख़्स के हवाले से अपनी हैसियत का तयन करके वो सर ऊँचा कर पाई थी, अब इस शख़्स से सामना होने के डर से वो बरामदे में ही रुक गई थी, क्योंकि बरामदे की सीढ़ी पर कदम रखते ही इसने ग्लास वॉल से राज़ी को देख लिया था। इसके साथ कोई और भी था। वो गुड़िया के साथ वहीं बरामदे में बैठ गई थी, जबकि शोभी अंदर चला गया था। कुछ देर बाद उसकी खामोशी से उकता कर गुड़िया से कहने लगी, "मम्मी अंदर चलें ना?" उसने अपने ख़्याल से चौंक कर देखा, फिर धीरे से बोली, "अभी चलते हैं बेटा, मैं ज़रा थक गई हूँ। मैं जाऊँ पापा के पास?" गुड़िया ने मासूमियत से पूछा तो उसने गाल थपथपाकर इस बात में सर हिला दिया।
इसके जाने के बाद वो कुछ देर यूं ही खाली ज़हन से रही थी। फिर इसे राज़ी की बातें याद आने लगी। अब ख़्वाह किसी भी गलत इरादे से यहाँ आई हों, भूल जाएँ कि कभी इसमें कामयाब होगी। ये सारा दिन भी इसने बहुत सोचा था, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी कि उन्होंने इसे इतना गलत कैसे समझ लिया और इन्हें ये ख़्याल क्यों आया कि वो यहाँ किसी गलत इरादे से आई है। क्या इन्हें नहीं मालूम कि वो एक मजबूर बेबस लड़की है और अपनी मजबूरी बेबसी पर इसकी आँखों में पानी उतर आया था। तभी इन मज़बूत कदमों की आवाज़ पर वो उठलाकर पलकें झपक-झपक कर आँखों का पानी अंदर उतारने की कोशिश करने लगी। कोई इसके सामने से गुज़रकर चंद कदम आगे गया था, फिर गाल पर इसकी मौजूदगी का एहसास करके रुका और एकदम पलट कर देखने लगा तो मज़ीद बौखलाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। आप सोचते हुए अंदाज़ में उसके पास आकर पूछने लगा, "कौन हैं आप?" मैं उसके होंठ नींबा होकर रह गए थे। मुकाबिल की पुरशौक नज़रों ने इसे बहुत परेशान कर दिया था। "जी, आप रास्ता भटकती हुई तो नहीं लगती, लेकिन..." बल्कि वो पेशानी पर शहादत की उँगली रखकर गोया सोचने लगा कि इसके बरक्स इसे क्या कहना चाहिए। अल्फ़ाज़ नहीं मिले, मगर मुस्कुराकर बोला, "चलिए, आप ही बता दें क्या?" क्या मुख्तसर सवाल के साथ इसने अपना हाथ होंठों पर रख लिया था, तो वो कदरे हैरान होकर बोला था, "अरे! आप तो यूँ परेशान हो रही हैं जैसे वो उसकी बात पूरी होने से पहले तेज़ कदमों से अंदर चली गई।" यही बहुत था कि वो इतनी देर इसके सामने खड़ी रह गई थी और इस पर वो खुद हैरान हो रही थी, वरना इसका कब किसी अजनबी से सामना हुआ था। अम्मा तो इसे अब्बा के सामने आने से भी रोकती थी। सुबह नमाज़ के बाद वो बच्चों के कमरे में चली आई, क्योंकि फ़ारिग़ बैठने की आदत ना थी, इसलिए मुलाज़िमा को भेजकर इसने खुद ही शोबी और गुड़िया को उठाया और इन्हें स्कूल के लिए तैयार किया। फिर नाश्ते के लिए इन्हें डाइनिंग रूम में ले आई थी, तो वहाँ राज़ी की मौजूदगी को देखकर इसकी रूह फ़ना हो गई थी। फ़ौरन वापस पलटना भी मुमकिन ना था, क्योंकि वो देख चुके थे। उनके सामने रहना भी मुश्किल लग रहा था। बहुत आस्ते-आस्ते इसने गुड़िया को आगे धकेला, उसका हाथ थाम के बोली थी, "मम्मी, मैं आपके पास बैठूँगी।" और उसका बैठने का कोई इरादा ना था, लेकिन गुड़िया की ज़िद पर इसके बराबर बैठ गई और उसकी तरफ से ध्यान भटकाने की खातिर गुड़िया को अपने हाथ से खिलाने लगी, तो उन्होंने टोक दिया था, "गुड़िया को खुद खाने दें।" इसने चम्मच वापस रखकर प्लेट गुड़िया के सामने खिसका दी और उठकर जाने लगी, तो उन्होंने रोक लिया था। "आप कहाँ जा रही हैं? नाश्ता करें, बाद में कर लूँगी।" वो बड़ी हिम्मत से कहकर वहाँ से चली गई थी, लेकिन अब लग रहा था कि अगर उन्होंने बुरा माना होगा तो वो नाराज़ होंगे। और वाक़ई बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उसके पीछे चले आए थे और फ़ौरन टोकते हुए बोले थे, "ये क्या हरकत है? मैं बच्चों के सामने ऐसा हरगिज़ रवैया नहीं पसंद करता।" वो कुछ भी नहीं बोली, बस सर झुकाए बैठी रही, जिस पर वो मज़ीद तेज़ होकर कहने लगे थे, "क्या समझती हैं आप, इस तरह मासूम बनकर मुझे धोखा देने में कामयाब हो जाएँगी? आप नहीं बीबी, मैंने दुनिया देखी है, ये हरबे किसी और पर आज़माइएगा, और अगर मसला चाहती हैं तो सीधे साफ लफ्ज़ों में अपना मकसद बताएँ। मेरा घर ही क्यों मुंतखब किया है आपने? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानती।" वो बहुत आजिज़ी से यही कुछ कह सकी थी, "लेकिन मैं बहुत जल्द जान गया हूँ आपकी असलियत।" वो एक तरह से इसे खबरदार करते हुए चले गए थे, तो उसने अपना सर हाथों में थाम लिया। अजीब मुश्किल थी, जो गुनाह सरज़र्द नहीं हुआ था, इसे कबूल करवाने पर बज़िद थी। वो बहुत उलझते हुए मामा के उठने का इंतज़ार करने लगी, ताकि इन्हें बता सके, और मामा अपने मामूल के मुताबिक दोपहर में उठी और इस वक़्त बच्चों को खाना खिलाकर सुला चुकी थी। मामा को लाश में बैठे देखा तो उनके पास चले आए और बैठते ही कहने लगी, "मैं बहुत परेशान हूँ मामा, राज़ी कह रहे हैं कि मैं यहाँ गलत इरादे से आई हूँ।" क्या कह रहा है राज़ी? मामा का अंदाज़ ऐसा था जैसे उन्होंने गलत सुना हो, और वो परेशान होकर बोली थी, "वो मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैंने किसी मकसद के तहत इनसे शादी की है।" "अच्छा, अब?" मामा ना जाने क्यों चीख कर बोली थी, फिर एकदम संजीदा होकर उसे देखकर कहने लगी, "बहुत बेवकूफ़ हो तुम, इतनी अकल नहीं है तुम्हें कि समझ सको वो ऐसी बातें क्यों करता है?" जी, वो हैरान होकर देखने लगी, "यानी यहाँ भी वो कसूरवार थी?" तब मामा ने सर झटक कर समझाते हुए बोली थी, "तुम्हें समझना चाहिए बेटा, वो मज़ूर है और इस बिना पर इसका ख़्याल था कि कोई लड़की से शादी पर आमादा नहीं होगी। हालाँकि लड़कियाँ तो बहुत थी जो इससे शादी करना चाहती थी, ये सरासर झूठ था। लेकिन अपनी मजदूरी के पेश नज़र राज़ी ने ये समझ लिया कि कोई लड़की इसके साथ मुखलिस नहीं हो सकती, बल्कि किसी मकसद के तहत ही शादी पर आमादा होगी। और तुमसे मकसद का वो यही कह रहा होगा, है ना?" आखिर में उन्होंने बस यूँ ही उससे पूछ लिया था। उसने भी यूँ ही सर हिला दिया, क्योंकि इसका ज़हन उसकी बात को गिरफ्त में लेकर गहराई में सोचने लगा था। इसके बाद जाने कि उन्होंने क्या कहा वो सुन नहीं सकी, वो चुपचाप देखती रही थी। शाम में रोज़ाना की तरह बच्चों ने बाहर जाने पर स्टार्ट किया, लेकिन वो सहूलत से इन्हें बहलाकर लॉन में ले आई थी और कुछ देर उनके साथ खेल में शरीक रही। शोभी के हाथ में बैट था और गुड़िया बॉल फेंक रही थी। वो बॉल उठाकर गुड़िया को दे रही थी, फिर इन दोनों को खेलता छोड़कर वो बरामदे की सीढ़ियों पर आ बैठी और बज़ाहिर इन दोनों को देख रही थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से मुसलसल मामा की बातों को सोच रही थी कि मजबूरी की बिना पर राज़ी का ख़्याल था कि कोई लड़की से शादी पर आमादा नहीं होगी। यही सच था। अगर वो इतनी मजबूर बेबस ना होती तो वो भी साफ मना कर देती, लेकिन इसके बाद मम्मा ने ये भी तो कहा था कि लड़कियां तो बहुत थी जो उससे शादी करना चाहती थी, और यही वो उलझ रही थी कि अपने मेयार की लड़कियों को छोड़कर फिर मामा ने इसका इंतखाब क्यों किया। वो ना तालीम याफ्ता थी, ना ही से बड़े लोगों के दरमियान उठने बैठने का सलीका था। वो तो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए भी घबराती थी। फिर और इन बातों का जवाब कौन देगा? तभी चौकीदार के गेट खोलने पर वो यूं ही बेख्याली में इसकी तरफ देखने लगी। बड़ी स्याह चमकती हुई गाड़ी जैसे ही पानी पर धीरे से बहती हुई अंदर आई थी। ड्राइवर ने फौरन उतर कर पिछला दरवाज़ा खोला तो राज़ी चेयर्स में बाहर आए थे। उनके पीछे वो था जो इस रोज़ इसका पता पूछते हुए कह रहा था कि रास्ता भटकी हुई तो नहीं लगती। वो गुमसुम से अंदाज में ये सारी कार्रवाई देख रही थी।
राज़ी का गाड़ी से निकलना, फिर उनके पीछे वो इनकी चेयर धकेलते हुए बरामदे के आखिरी सिरे पर बनी ढलवान से बड़ी सहूलत से उनकी चेयर अंदर ले गया था और अभी उनकी नज़र उसी पर मरकूज़ थी कि दूसरे दरवाजे से निकलकर उनके सर पर आन खड़ा हुआ। फिर बड़े आराम से उसके बराबर बैठते हुए बोला था, "हेलो।" इस बुरी तरह चौंकी कि उसके वजूद का ज़ोरदार झटका लगा था। फिर अपने इतने करीब एक अजनबी को बैठे देखकर फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। इंतहाई नागवारी से बोली थी, "कौन हैं आप? और इतनी जल्दी भूल गई हैं? इस रोज़ यही तो सवाल मैंने आपसे किया था और आपने तो जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैं शहरयार हूँ।" वो झुकते हुए मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था। ख़ासा फ्रैंक और दोस्ताना अंदाज़ था जिस पर वो कुछ हैरान होकर उसे देखने लगी। तभी मामा गालिबन कहीं से जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ निकली तो उसे देख कुछ ताज्जुब से पूछने लगी, "तुम बच्चों के साथ नहीं गई?" "नहीं, शोभी और गुड़िया वहीं खेल रहे हैं।" वो बताने के साथ गर्दन मोड़कर बच्चों को देखने लगी तो अपनी जगह से उठते हुए मामा से पूछने लगा, "अब कहाँ जा रही हैं आंटी? क्लब चलोगे?" "नहीं, मुझे अभी कहीं और जाना है।" "ओके।" मामा पर्स से चिल्लाती आगे बढ़ गई तो वह जैसे शुक्र करता हुआ दोबारा वहीं बैठ गया। फिर उसे मतवज्जा करके कहने लगा था, "सुनिए, आप ही बैठ जाएँ।" वो बैठने की बजाय यूँ ही बेख़्याली में उसे देखने लगी तो वो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कंधे उचकाकर बोला, "परफ़ेक्ट हूँ।" जी, वो समझी नहीं। उससे पहले कि वो समझाता वो तेज़ कदमों से अंदर चली आई और वो पता नहीं क्या चाहता था, इसके पीछे चला आया और कुछ शाकी लहजे में बोला था, "कमाल है, आपको कम से कम मेरे मेहमान होने का ही ख़्याल करना चाहिए। ये अलग बात है कि हर तीसरे दिन मैं मौजूद होता हूँ, लेकिन कहलाऊँगा फिर भी मेहमान। और ये तो आप जानती होंगी कि मेहमान से चाय-पानी कब पूछा जाता है।" और वो एकदम से खामोश होकर उसे कुछ उलझी हुई नज़रों से देखने लगी थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो और समझ में नहीं आया, तो अपने आप पर हँसकर बोला कि पागल हूँ मैं भी। ज़बरदस्ती का मेहमान बना जा रहा हूँ, जबकि असल मेहमान तो आप। जी नहीं, जाने कैसे वो इतने एतमाद से फ़ौरन टोक गई थी, तो उसने पहले हैरान होकर देखा, फिर पूछने लगा, "क्या नहीं? मैं मेहमान नहीं हूँ?" फिर वो ख़ासा मुतजस्सिस नज़र आया था, फिर वो अभी सोच ही रही थी कि अपना तारुफ़ कैसे करवाए। मामा, राज़ी यहाँ बच्चे के दोनों भागते हुए आए थे और गुड़िया उसकी टाँगों से लिपट गई थी। "मम्मी, मैं अब शोभी के साथ नहीं खेलूँगी।" मम्मी होठों की बेआवाज़ ज़ंबिश के साथ वो जो कुछ सख्ते में आ गया था और मुतहिर नज़रों से इसके साथ-साथ भटकती चली गई थी, जो नीचे घुटने तक अपने दुपट्टे के बालों से गुड़िया के चेहरे से पसीना साफ़ करने लगी। फिर उसके गाल पर प्यार करके बोली थी, "जाओ कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं खाना लगवाती हूँ।" दोनों बच्चे इस डर से कि उनकी मम्मी फिर इन्हें छोड़कर ना चली जाए, बिला चूँ-चूँटा इसकी बात मानते चले गए थे। गुड़िया चली गई तब वो दोबारा खड़ी हुई तो उसकी आँखों में देख के बोली थी, "मैं इन बच्चों की माँ हूँ।" ममता के सास ने अचानक इसे इतना मजबूत कर दिया और वो फिर कहने लगी, "मुझे वाक़ई ख़्याल नहीं रहा, क्या लेंगे आप चाय या लेकिन अब तो खाने का वक़्त है, मैं खाना लगवाती हूँ।" "नहीं प्लीज़," वो सख्ते में बोला था, "मैं खाना नहीं खाऊँगा।" "क्यों?" "बस वो मुझे अभी कहीं और जाना है, फिर आऊँगा।" वो कहते हुए गैर-इरादी तौर पर उल्टे कदमों पीछे हटने लगा था, फिर एकदम पलट कर बाहर निकल गया तो वो ट्रे लेकर किचन में आई थी। मुलाज़िमों से खाना लगाने को कहा, फिर लाउंज में आकर वहीं से पुकार कर बोली थी, "शोभी, गुड़िया चलो आओ, खाना खा लो।" खुद अपनी आवाज़ की गूंज वो शायद पहली बार सुन रही थी। बहुत अच्छा लगा और दोबारा खाने के लिए भी शोभी का नाम लिया ही था कि सामने के दरवाजे से राज़ी अपनी चेयर धकेलते हुए आ गया, जिन्हें देखते इसने बेख्तियार अपने होठों पर हाथ रख लिया, तो करीब आकर वो गुस्से से बोले थे, "खामोश क्यों हो गई? और चलाइए, जैसे जंगल में खड़ी हैं ना आप, नहीं अपने घर में हूँ।" वो होठों से हाथ हटाकर बड़े आराम से बोली, "क्या इसे अपना हक कहने का हक किसने दिया है आपको?" इनके गरजते हुए लहजे पर उसका दिल काम गया था। फिर इसने हिम्मत करके जवाब दिया, "खुद आपने। मैं ये हक छीन भी सकता हूँ।" कितनी सफाकी से उन्होंने इसके पैरों तले ज़मीन खींच ली थी और सचमुच में ढह जाती अगर इसी पर शोभी इसका हाथ न थाम लेता। उसके सहारे चलते हुए डाइनिंग रूम में आ गए थे और बैठते ही दोनों हाथ में सर थाम लिया तो बच्चे परेशान होकर पूछने लगे, "क्या हुआ मम्मी?" "कुछ नहीं, आप खाना खाएँ।" वो उन्हें जवाब देकर खुद को सँभालने लगी और समझाने में लगी कि वो कुछ देर बाद वो इत्मीनान से होकर बच्चों के साथ खाना खा रही थी। अजीब बात थी कि वो आम-सी समझ-बूझ रखने वाली लड़की इनका मसला समझ गई थी और वो जो दुनिया देखने का दावा कर रहे थे, वो अब तक इसे नहीं समझ सके थे। इसमें गलती मामा की थी, जिन्होंने इन्हें इसके बारे में जाने क्या बताया था। शायद उन्होंने गलत बयानी से काम लिया था, क्योंकि वो राज़ी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि अगर इन्हें सच बता दिया जाता, हालात की सताई हुई इस लड़की के पास इनकी मजदूरी से समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था, तो वो कभी इसे शादी के लिए हामी ना भरते। इनके नज़दीक किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना गुनाह अज़ीम था। बहरहाल सारी गड़बड़ मामा की मसलत अमेज़ी ने फैलाई थी। जो अव्वल रोज़ जब उन्होंने इनसे कहा था कि एक बहुत अच्छी लड़की है, इनसे शादी करना चाहती है, तब भी वो शक में मुब्तला हो गए थे कि एक बहुत अच्छी लड़की किस बिना पर इनसे शादी करना चाहती है, और मामा पर उन्होंने अपने शक को ज़ाहिर भी किया था, लेकिन साफ मना कर दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहते। फिर मामा ने इन्हें शोभी और गुड़िया का वास्ता दिया। इनका कहना भी ठीक था कि अभी बच्चे नासमझ हैं और इन्हें यही मालूम है कि इनकी मम्मी वापस नहीं आ सकती। अ, आ स आ नहीं सकती, इसलिए आने वाली को अपनी माँ ही समझेंगे। यूँ बच्चों की खातिर उन्होंने मामा के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन अपने शक को किसी तरह नहीं दबा सके, बल्कि इसे देखकर तो इनका शक यकीन में बदल गया कि कोई कमी नहीं थी इसमें।
मनपसंद साथी मिल सकता था, फिर इन्हें इनकी ज़िंदगी में आने का मकसद। 3 महीने हो गए थे, मुसलसल इसकी खोज में थे। इसकी हर बात को शक की निगाह से देखते, ख़ुसूसन वो जब वो बच्चों के साथ होती, लॉन में, लाउंज में या कहीं भी, तो बहुत खामोशी से इसकी निगरानी करते। अजीब हालात में वो फँस गए थे, ज़्यादा इस अंदेशे में मुबतला थे कि कहीं वो बच्चों को नुकसान न पहुँचा दे। हालाँकि बाइख्तियार थे, चाहते तो इसे निकाल कर बाहर करके तमाम अंदेशों से निजात पाकर पुरसकून हो जाते, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर कुछ असूली इंसान थे। जब तक जुर्म साबित न हो जाए, सज़ा नहीं सुना सकते, बल्कि जुर्म साबित होने के बाद मुजरिम को सफाई का मौका देना भी इनके असूल में शामिल था। और अभी तक वो इसकी किसी बात पर गिरफ्त नहीं कर सके थे, सिवाय इसके कि पहले की तरह ना तो वो इन्हें देखकर खौफज़दा होती थी, ना ही परेशान, बल्कि इन्हें यूँ लग रहा था जैसे बच्चों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद अब वो धीरे-धीरे इनके गिर्द जाल बिछा रही है। और वो क्या जाल बिछाती है, अलबत्ता ये सच था कि अब वो सब किस्मत का लिखा समझकर दिल से कबूल करने के साथ शाकिर भी हो गई थी। जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ, बल्कि अच्छा हुआ, वरना ये भी हो सकता था कि किसी दिन अब्बा से घर से बाहर खड़ा कर देते, तब वो कहाँ जाती? इससे पहले अल्लाह ने इसे मज़बूत साहिबान बख्श दिया था, और जब से इसकी सोच इस रुख पर बनने लगी थी, इसके अंदर सारे खौफ खुद ब खुद मर मिटे थे। गो के घर वाले ने अभी तक इसे अपनी ज़ात का कोई मान नहीं बख्शा था, लेकिन बच्चों की मोहब्बत और मामा की हमायत से वो खासी पुरसुकून हो गई थी। अच्छे ख्वाब तो खैर इसने पहले भी ना सजाए थे, और अब बस ये चाहती थी कि राज़ी इस पर शक करना छोड़ दे। इसका एतमाद हासिल होने के बाद वो यकीनन खुश रहना सीख लेगी। अभी वो खुश रहना चाहती थी कि सब कुछ तो था, लेकिन शहरयार आलम हर तीसरे दिन सभी कुछ में कुछ न होने का एहसास देकर इसे कुछ देर के लिए सही इसका सुकून दरहम कर जाता। अजीब बेकली इसके पूरे वजूद में समा जाती। वो जले पैर की बिल्ली बने सारे घर में चकराती फिरती। गो के कुछ देर बाद वो इस कैफ़े से निकलकर पुरसुकून हो जाती, लेकिन ये थोड़ा-सा वक़्त इसके लिए अज़ाब बन जाता। बारहा इसने सोचा था मामा से कहकर शहरयार को यहाँ आने से रोक दे, लेकिन इसकी हैसियत अहमियत जानकर इसे खुद ही मुहतात हो जाना पड़ा कि वो राज़ी का सेकंड कज़न और इसकी फ़र्म में जीएम की पोस्ट पर है। इससे ज़्यादा इसकी अहमियत ये थी कि वो राज़ी का राइट हैंड था। मज़दूरी के पास बहुत से अहम मामलात में एक तरह से राज़ी इसके मुहताज थे। जब इस पर कोई रोक-टोक ना थी, जब चाहता था चला आता था, वैसे अमूमन शाम में ही आता था। लेकिन इस रोज़ जाने कैसे सुबह-सुबह थमका था। इस वक़्त वो बच्चों को स्कूल भेजकर लॉन में आकर खड़ी हुई थी। खैरियत, आज सुबह कैसे आना हुआ? इसके लहजे में कदरे नागवारी समेट आई थी, जिसे पता नहीं इसने महसूस किया था या नहीं। शौक मुस्कुराहट के साथ बोला, आपकी कशिश खींच लाई है। देखना चाहता था कि सुबह के उजाले में आप कैसी नज़र आती हैं। वो बुरा मानकर दूर जा खड़ी हुई तो वो हैरान होकर बोला, अरे! पूछेंगी नहीं कि कैसी नज़र आती हूँ? जी नहीं। क्यों? अच्छा चलें मैं ही बता देता हूँ। बहस से दामन बचाकर देखती रही, और वो इसकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक करता गया। वो हैरान होकर देखती रही, जबकि अंदर धड़कनें मद्धम होती जा रही थी। आखिर में उसकी हैरान आँखों में देखकर कुछ ताज्जुब से बोला था, कमाल है, आप अपनी तारीफ़ पर खुश नहीं हुई। वो यकसर इन अनसुनी करके दूसरी तरफ देखने लगी, फिर इस तरफ चल पड़ी कि वो जल्दी से एक फूल तोड़कर इसके सामने आ गया था, और जैसे ही फूल इसकी तरफ बढ़ाया, वो बिगड़ गई थी। फूल क्यों तोड़ा है आपने? आपके लिए अजीब ढीठ आदमी था। इसके बिगड़ने का भी कुछ असर नहीं हुआ था। ले लीजिए ख़ातून, आपके हाथों की नरमाहट इसे बहुत देर तक ज़िंदा रखेगी। नहीं, वो हाथ झटक कर अंदर चली आई थी। सांसें तेज़ और धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। पता नहीं तेज़ चलने के बायस या इसकी बातों ने हलचल मचाई थी। कितनी देर इसे खुद पर काबू पाने में लगी थी। फिर ख़्याल आया, राज़ी नाश्ते की टेबल पर मौजूद नहीं है। वो मुलाज़िमा से पूछने किचन में आई तो वो आंटी के लिए नाश्ता बना रही थी। इसे देखकर कहने लगी, बीबी साहिबा, भाई ने नाश्ता अपने कमरे में मँगवाया है, आप ले जाएँ। वो कुछ बोली नहीं, बल्कि यूँ ज़ाहिर करने लगी जैसे वो इसीलिए आई है। मुलाज़िमा ने नाश्ते के लवाज़मात ट्रे में रख दिए तो वो ट्रे उठाकर इसके कमरे में आई थी। वहाँ शहरयार भी मौजूद था। टेबल पर रखी फाइल पर दोनों हाथ झुकाए मसरूफ़ थे। इसकी आमद महसूस नहीं की, तब इसे मुतवज्जा करना पड़ा। राज़ी नाश्ता दोनों ने एक साथ सर उठाया था। राज़ी की आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ी तो वो देख रही थी, जबकि शहरयार की मुस्कुराहट महसूस हुई। मासी कहाँ है? राज़ी ने मुलाज़िमा का पूछकर गोयस के आने पर एतराज़ किया था, और वो अभी सवाल की आदी हो चुकी थी, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया। ट्रे रखकर खामोशी से जाने लगी तो शहरयार पूछने लगा, सुनिए, क्या मैं भी नाश्ता कर सकता हूँ? आपकी मर्ज़ी। अच्छा, तो चाय कौन बनाएगा? मकसद इसे रोकना था। वो परेशान होते कुर्सी खींचकर टेबल के पास ले आई थी, तो राज़ी बोल पड़े थे, मैं बना लूँगा, आप जाएँ। और वो चली जाती तो अच्छा था। नाहक कुछ ज़िद में आकर बैठ गई थी, और ट्रे में रखे कप सीधे कर रही थी कि शहरयार की बात पर सख्ते में आके वो इनसे कह रहा था, पता है राज़ी, अभी मैंने कलियों को इनके होंठों की मुस्कुराहट चुराते देखा, और फूलों पर आते शबनम के मोती बड़ी हसरत से इनकी आँखों को तक रहे थे। पता नहीं कौन थी। रास्ता भटकी हुई तो नहीं लगती थी, बल्कि उसके हाथ से कप छूट गया। गनीमत था कि ट्रे में गिरा। ज़रा सी आवाज़ पैदा हुई और वो चौंक कर फ़ौरन खड़ी हो गई थी। चाय खुद बना ले। वो कहते हुए कमरे से निकली तो उसका बेसाख्ता कहका ताक़ुब में चला आया था, जिसे वो बुरी तरह उलझ कर रो पड़ी थी। आख़िर इसका मकसद क्या था? वो क्यों उसके पीछे पड़ा था, और अब
राज़ी के सामने कैसे पेश आ रहा था, वो सोच-सोच कर परेशान हो रही थी कि राज़ी पहले ही शक की निगाह से देखते हैं मज़ीद बदज़न हो जाएँगे। यकीनन इसका मकसद राज़ी को मुझसे बदज़न ही करना था। आखिर वो इस नतीजे पर पहुँची और इस रात वो बहुत हिम्मत करके इसकी स्टडी में चली आई थी। कमरे में वो पहली बार आई थी। कुछ हैरान होकर शीशे में सजी की किताबों को देखने लगी, फिर इन पर नज़र पड़ी तो पूरी तरह घूर रहे थे। उनके मतवज्जा होने पर नागवारी से बोले, "किसकी इजाज़त से यहाँ आई हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है।" वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर रही थी। "आपको जो कुछ कहना हुआ करे मामा से कहा करें।" उन्होंने अपने तौर पर बात ख़त्म करके उसे जाने का इशारा भी करते हुए किताब के अवराक़ उलटने लगे। वो कुछ देर खामोशी से देखती रही, फिर एकदम से उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गई। बहुत आजिज़ी से कहने लगी थी, "सुनें राज़ी, मेरी बात सुनें। वो शहरयार मुझे अजीब-सा लगता है। आप इसे यहाँ आने से मना कर दें।" क्यों? इसकी पेशानी पर बेशुमार शिकनें पड़ गई थी। खूब इतनी अहम कब से हो गई आप कि इस घर में आने वालों पर तनकीद कर सकें? कौन अच्छा है, कौन बुरा, इसका फ़ैसला हम खुद कर सकते हैं और आपको इस घर के मामलात में दख़ल देने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, समझी आप? तंज़ और तल्ख़ी से भरपूर लहज़े में उन्होंने पल में इसे बेवक़्त कर दिया था। इसका दिल चाहा बुड़-बुड़ कर रोए, लेकिन वो ज़ब्त से काम लेकर उठ खड़ी हुई थी, जाते-जाते बोली थी, "ठीक है, मैं मामा से कहूँगी कि शहरयार को यहाँ आने से मना कर दें। रुक जाएँ।" वो पीछे से दहाड़े तो इसने दरवाज़े में रुककर सवालिया नज़रों से देखा। "क्या कहेंगी मामा से?" इसके इतने गुस्से से पूछने पर वो आराम से बोली, "ये कि शहरयार को यहाँ आने से मना कर दें। और मामा तो जैसे आपकी बात मान लेंगी, ज़रूर मान लेंगी।" वो जल्दी से कहकर चली गई और पहली बार इनके सामने कुछ जुर्रत का मुज़ाहरा करने पर इसका दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था। अपने कमरे में आकर वो कुछ देर इधर से उधर टहलती रही, फिर लाइट ऑफ़ करके लेट गई थी। नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अंधेरे में वो कभी सामने दीवार पर नज़रें जमाती, कभी छत पर। अजीब-सी घुटन का एहसास होने लगा था। हालाँकि अभी गर्मी में इतनी शिद्दत नहीं आई थी कि बल्कि मौसम खुशगवार ही रहता था। सारे मौसम तो इंसान के अंदर होते हैं। इसके अंदर तो जाने कब से एक ही मौसम बसा हुआ था, जिसमें ना कलियाँ थीं, ना ही फूल खिले और ना ही कभी मीना बरसा। दिल की ज़मीन बस प्यासी की प्यासी थी। कितनी देर तक वो लंबे-लंबे साँस लेकर अपने अंदर की घुटन को कम करने की कोशिश करती रही, फिर उठ कर खिड़की के पास से चली आई थी। आसमान पर पूरे चाँद से ज़रा कम चाँद धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था और उसकी ज़र्द रोशनी ने माहौल को ख़वाबनाक बना दिया था। दरख्तों से होती हुई उसकी नज़रें लॉन में टिक गई थी कि वो पहले ठटकी, फिर खौफ़ज़दा होकर चिल्लाने ही वाली थी कि अपने हाथ से इसने सख्ती से अपना मुँह बंद कर लिया। लॉन के आखिरी सिरे में से 2 साए हरकत करते नज़र आए थे। इसके समझ में बस यही आया कि इसे चीखना-चिल्लाना नहीं चाहिए। इस तरह वो जो कोई भी है भाग जाएँगे। इसे लिए सख्ती से अपने होंठ बंद करके वो पर्दे की ओट में हो गई तो सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए, मामा को उठाएँ या राज़ी को? और अभी कोई फ़ैसला नहीं कर पाई थी कि करीब से सरगोशियों में बातें करने की आवाज़ें आने लगी। ग़ालिबन वो दोनों इसी तरफ से गुज़र रहे थे और इसका डर के मारे बुरा हाल था। बहुत हिम्मत करके इसने चाहा कि खिड़की बंद कर दे, लेकिन वो दोनों दुनिया जहाँ से बेनियाज़ एक-दूसरे का हाथ थामे खिड़की के सामने से गुज़रने लगे और इनके चेहरे पर नज़र पड़ते ही इसका होंठों पर जमा हाथ अपने आप ही ढिलक कर सीने पर आ ठहरा था और सीने के अंदर एक दिल भी था। इतनी देर से खामोश अब अचानक धीरे-धीरे धड़क कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। पहली बार इसने अपने आँसू का रुख अपने दिल की प्यासी ज़मीन की तरफ मोड़ दिया था। सुबह नई उमंगों के साथ तुलू हुई थी, इसलिए रात इसने कुछ ऐसे ख्वाब सजा लिए थे जिनका अक्स अभी भी इसकी आँखों में झिलमिला रहा था। दिल की धड़कनें आँसू से ही सैराब हुई तो उसके तकाज़ों का रंग बदल गया और जो घर और घर वालों के तसव्वुर के साथ एक खौफ था, इसकी जगह कुछ नए जज़्बात ने अंगड़ाइयाँ ले ली थी। और ये एजाज़ था इन 2 परछाइयों का, जिनके चेहरों पर रात इसने मोहब्बत की ऐसी रोशनी देखी थी जिसके सामने हर सू पहली चाँदनी मान पड़ गई थी। एक दूसरे की ज़ाद में गुम दुनिया जहाँ से बेनियाज़ यूँ लग रहा था जैसे वो सितारों के कहकशां पर सफ़र कर रहे हों और अब वो रास्ते की तरफ पहला कदम बढ़ा रही थी। शाख से फूल तोड़कर इसने राज़ी के कमरे की तरफ देखा, फिर इसकी तरफ जाने लगी कि मासी की बेटी मेहरू को आते देखकर वहीं रुक गई थी। मेहरू ने करीब आकर सलाम किया, फिर कुछ झिझक कर पूछने लगी, "बीबी, एक फूल तोड़ लूँ?" "क्या करोगी?" इसने होठों में मुस्कुराहट दबाकर पूछा। दिलचस्पी से इसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर रात के ख्वाबों का अक्स अभी भी वाज़ा था। "वो जी, मुझे फूल अच्छे लगते हैं।" मेहरू ने बात बनाने की कोशिश की तो वो हँस पड़ी थी। "सिर्फ़ तुम्हें और जिसे दोगी इससे अच्छे नहीं लगते।" मेहरू की हैरत में घबराहट भी शामिल थी। वो महफ़ूज़ होकर पूछने लगी, "कौन आया है तुम्हारे यहाँ?" "मेरे चाचा का बेटा है, अभी चला जाएगा।" मेहरू उसके जाने का बताते हुए उदास हो गई थी। "कहाँ जाएगा? फिर नहीं आएगा तुम्हारे पास?" उसका कंधा थपथपाकर बोली, फिर इसे फूल तोड़ने का कहकर अंदर आई हो तो राज़ी ऑफ़िस जाने के लिए तैयार बैठे ड्राइवर को बुलाने का इरादा कर रहे थे। इसने रुककर पहले मुलाज़िमा को जाने का कहा, फिर आगे बढ़कर गुलाब इसकी तरफ बढ़ाया था। उन्होंने चौंक कर इसकी तरफ चेहरे पर नज़र डाली, फिर जाने किस ख़्याल के तहत फूल इसके हाथ से ले लिया और उसकी खुशबू महसूस करके बोले थे, "शुक्रिया।" उस पर खुश हो गई और सारा दिन इसी एक लम्हे को सोचती रही थी। शाम में शोभी और गुड़िया प्लेलैंड पर स्टार्ट करने लगी। अब उसने मना तो नहीं किया, लेकिन पहले शोभी से कहा कि वो अगर अपने पापा के साथ चलने पर आमादा कर ले तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और शोभी ने यूँ हामी भर ली जैसे ये कोई मुश्किल बात ना हो। इस वक़्त तक राज़ी ऑफ़िस से नहीं लौटे थे। वो दोनों बच्चों के साथ बरामदे में बैठी इंतज़ार के लम्हों का अपना ज़हर था और वो
बैक वक्त मुतज़ाद कैफियत में घिरी हुई थी। पता नहीं राज़ी साथ चलने पर आमादा होंगे या नहीं। फिर जैसे ही इनकी गाड़ी गेट पर नज़र आई और उठकर अंदर चली आई, क्योंकि बच्चों का अंदाज़ बता रहा था कि उनसे पहली बात यही कहेंगे कि इनके साथ प्लेलैंड चलें, और इनका जवाब पता नहीं क्या होगा। हर दो सूरतों में वो अपने जज़्बात छुपा नहीं सकते थे। बेसाख्ता खुशी का इज़हार या बेइख्तियार आंसू के दिल जब मोहब्बत की लय पर धड़कना सीख ले तो यूँ ही कुछ बेइख्तियार सा हो जाता है। इस ख़दशे के तहत वो अंदर आई और इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद शोभी की आवाज़ सुनाई दी, उसे पुकार रहा था। इसने अपने अन इसने अपने तैयार सरापे पर नज़र डाली, फिर खुद को ख़ासा अनजान ज़ाहिर करते हुए बाहर आई तो राज़ी के साथ शहरयार को देखकर वो वहीं फ़ासले पर रुक गई थी। अस्सलाम वालेकुम। ये शहरयार ने शोख़ी भरे लहजे में सलाम किया तो वो जवाब देने की बजाय राज़ी को देखने लगी। वो मुतवज्जा नहीं थे। यहाँ मोड़ काट कर शोभी से बातें करने लगे थे, और इनकी बात सुनने के बाद शोभी से कहने लगा, चले मम्मी। वो अभी भी खामोश रही, समझने की कोशिश करने लगी, क्या है राज़ी चलने पर आमादा हुए हैं नहीं। तब गुड़िया इसका हाथ थामते हुए बोली थी, चले मम्मी, हम शहरी अंकल के साथ जाएंगे। पापा नहीं जा रहे। वो नहीं जा रहे थे, अब भाई बच्चों का दिल रखने की खातिर से जाना था, लेकिन शहरियार का सुनकर से झटका लगा। गुड़िया से हाथ छुड़वाकर पीछे हटते बोली थी, आप जाएं बेटा, मैं नहीं जा रही। इसके साथ ही पलट कर अंदर जाने को थी कि उन्होंने पुकार लिया, बच्चों के साथ चली जाएं। ऐसा धमक था जैसे ज़रख़ीत हो। वो गुमसुम खड़ी रह कर वो बड़े आराम से अपने चेहरे धकेलते हुए उसके करीब से गुज़र कर अंदर चले गए। इसका दिल चाहा वो भी भागकर अपने कमरे में बंद हो जाए, लेकिन गुड़िया और शोभी ने दाएं-बाएं इसका हाथ थाम लिया था। वो किसी मामूल की तरह इनके साथ चल पड़ी थी। इसे शहरयार से नहीं, इसकी बातों से डर लगता था। ख्वाह की हमदर्दी, फिर बातों-बातों में जताना कि राज़ी के साथ इसकी शादी सरासर ज़ुल्म है। गो के साफ लफ्ज़ों में नहीं कहता था, फिर भी वो इसका मतलब बहुत अच्छी तरह समझती थी। राज़ी पता नहीं कैसे इस पर इतना एतमाद करते हैं। अभी भी कितने आराम से इसे इसके साथ भेज दिया। तमाम रास्ते वो कड़कती रही, और अलादीन पार्क में बच्चों को इसके साथ छोड़कर वो अलग थलग बैठ गई थी। इससे राज़ी के रवैये पर बहुत दुःख हो रहा था। दुःख इस बात का भी था कि अभी भी वो इतनी बेख्तियार है कि किसी बात में इसकी मर्ज़ी शामिल नहीं हो सकती। चुपचाप बैठी वो ज़रूर कोई बात है। वो गुनगुनाता हुआ इसके करीब ही बैठ गया था। इसे देखकर पूछने लगा, क्या बात है, कुछ परेशान है? बच्चे कहाँ हैं? उसका सवाल अक्सर नज़रअंदाज करके किसके वो इसकी मायनेखेज़ मुस्कुराहट बदन मिलाकर बोली थी, मेरे बच्चे, आपने इन्हें अकेला क्यों छोड़ा? सामने तो खेल रहे हैं। वैसे बच्चों के लिए आपकी परेशानी कुछ गैर फितरी सी है। इसने चौंक कर देखा तो जैसे ज़रा से कंधे उचकाकर कहने लगा था, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो आपको कुछ नहीं दे सकता, जिसे आपकी परवाह नहीं है, इसके बच्चों से भला आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? मिस दिखावा या दर पर्दा कोई और बात है। वो सख्ते में आ गई थी, लेकिन जैसे वो खामोश हुआ, वो एकदम से भड़क उठी थी। आपसे किसने कहा कि राज़ी मुझे कुछ नहीं दे सकता? सब कुछ दे दिया है उन्होंने मुझे। अच्छा, इसकी इस्तज़ाई हँसी पर वो मज़ीद सी लगी थी। जी, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते राज़ी की ज़ात ने मुझे कितना एतमाद बख्शा है। इन्हें मेरी परवाह ना हो तब भी मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर वही हैं। अरे, आप तो बुरा ही मान गई हैं। मैं तो यूँ ही, खैर छोड़ें, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। पता नहीं मौज़ू ख़त्म करने की खातिर या किसी बात पर नादिम होकर फ़ौरन उठकर चला गया था। कुछ देर बाद वापस आया तो बच्चों को पुकार कर आइसक्रीम इनके हवाले की और धीमी मुस्कुराहट के साथ से थमाते हुए बोला था, लीजिए, इससे गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हालाँकि गुस्से में आप ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो होंठ खींचकर दूसरी तरफ देखने लगी तो वो शोभी को अपने सामने खड़ा करके कहने लगा, शोभी, तुम्हारी मम्मी को गुस्सा बहुत आता है। मुझे डर लगता है कहीं ये कोई चीज़ उठाकर मेरे सर पर ना मार दे। नहीं अंकल, मम्मी मारती नहीं है। इन्हें क्या पता बहुत मारती हैं। तुम्हें क्या पता बहुत मारती हैं। इस रोज़ तुम्हारे शहरयार आलम। वो झटके से इसकी तरफ पलटकर चीखी और तन्बिया नज़रों से घूरने लगी तो वो कंधे उचकाकर बोला, मैं तो शोभी को ये बता रहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों से फ़िज़ूल बातें करने की। वो कड़कते हुए उठ खड़ी हुई थी। शोभी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते बोली थी, चलो बेटा, घर चलते हैं। लेकिन मैं अभी नहीं बैठूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है। वो इत्मीनान से टाँगें सीधे करते हुए इसे देखकर मुस्कुराया। वो अंदाज़ जताने वाला था कि वो इसके बगैर नहीं जा सकती, लेकिन वो बड़े आराम से बोली थी, ठीक है, आप बैठें, हम टैक्सी से चले जाएँगे। क्या मतलब है आपका? वो सटपटाकर खड़ा हो गया था, लेकिन इसे नज़रअंदाज करते हुए दोनों बच्चों को लेकर आगे बढ़ गई थी। पीछे वो झुंझलाता हुआ आया था, फिर बदला यूँ उतार कर सीधा घर जाने के बजाय ख्वाह गाड़ी इधर-उधर दौड़ाता रहा। वो समझ गई कि महज़ इसे तंग करना मकसूद है, इसलिए खामोश बैठी रही थी। बिलाखिर वो थक कर खुद ही घर ले आया था। वो इसी खामोशी से उतर कर जाने लगी तो पुकार बैठा, खातून, कम से कम शुक्रिया अदा कर दो। किस बात का? वो अनजान बन गई थी। लीजिए, इतना घुमाया है मैंने आपको। अच्छा, हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये एतमाद यकीनन राज़ी की ज़ात से निस्बत का मरहून मिन्नत था कि तरह आराम से शहरयार आलम को हैरान छोड़कर आई थी। फिर कितने दिन गुजर गए थे, वो जल्द ज़िंदगी के रंग-ढंग समझ गई थी। उसने शहरयार आलम से भी समझौता कर लिया था। गो कि इसकी आमद और बातें अभी भी इसे नागवार गुजरती थी, लेकिन सिर्फ राज़ी की खातिर नज़रअंदाज कर जाती थी, क्योंकि वो देख रही थी कि किसी भी मुकाम पर वो राज़ी को तन्हा नहीं छोड़ता, ना इन्हें इसकी मजदूरी का एहसास होने देता है। हर वो काम जो राज़ी नहीं कर सकते, इसके लिए पहले इसे अपनी खिदमत पेश करता है। गोया इनके अंदर किसी महरूमी के एहसास को बढ़ने से पहले कुचल देता है। इसलिए दिल में इसके खिलाफ कभी कुछ ना रखने के बावजूद बज़ाहिर अब इससे अच्छे तरीके से बात करने लगी थी, जिस पर रोज़ यूँ ही बातों के दौरान अचानक कहने लगता,
मेरा ख़्याल था आप इस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक मेरा इस घर में दाख़िला बंद ना करवाते, लेकिन आपने तो बड़ी जल्दी हथियार डाल दिए। इसका मतलब है आप संजीदगी से मेरी बात पर गौर करने लगी हैं। कौन-सी बात? वो वाक़ई नहीं समझी थी। कुछ चौंक कर पूछा तो वो बोला था वही जो आपने कहा था कि जीवन को इस तरह ज़ाया करने के बजाय अपने लिए नई राहें तलाश करें। कुछ सोचा आपने? मेरी कुल कायनात यही है, मेरी हर सोच इस घर से शुरू होकर इसी घर पे ख़त्म होती है। इससे आगे दुनिया कितनी ही वसी सही, मेरी हदें यहीं तक हैं। वो संभल कर और भी बहुत कुछ बोली सोच कर बोली थी। ये तो सरासर ज़्यादती है अपने आप पर ज़ुल्म। वो बहुत धीरे से अपने अंदर से झंझोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये जो हद आपने अपने लिए मुकर्रर की है, इसके अंदर कितना अरसा आप इत्मीनान से रह सकेंगी? साल, 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल? इसके बाद भी सारी ज़िंदगी में इत्मीनान से रह सकती हैं। वो भी कुछ और कहता, लेकिन वो दरमियान में बोल पड़ी। तो कितनी देर तक वो यूँ ही बैठा रहा जैसे इसकी बात पर अंदर ही अंदर महफूज़ हो रहा हो। आँखों में हल्की सी चमक और होंठों में सिर्फ़ महसूस की जाने वाली मुस्कुराहट। फिर ऐसी ही कैफ़ियत में इसकी तरफ देखे बगैर कहने लगा, एक बात बताएँ, क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा किसी हसीन राह गुज़र पर कोई आपका हाथ थामे और बहुत दूर तक निकल जाए? नहीं, मैंने कभी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की। वो अपनी जगह पहलू बदल कर बोली थी, लेकिन ये तो फ़ितरी ख्वाहिश है चाहने और चाहे जाने की। इससे आप कैसे इनकार कर सकती हैं? मेरी समझ में नहीं आता शहरयार आलम कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? अगर आपका मकसद मुझे राज़ी से मुतफ़र करना है तो ये नहीं हो सकता। बिलाखिर ज़रा चौंक कर उसे टोक गई थी, फिर कदरे तल्ख़ी से बोली, वैसे आपको क्या मिलेगा हमारे माँ-बहन रंजिशें पैदा करके? रंजिशें तो पहले से ही आपके दरमियान मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ़ आपकी भलाई चाहता हूँ। अफ़सोस होता है मुझे आप पर, क्यों खुद से आगाह नहीं हैं आप। कभी फ़ुर्सत से आईना देखें, बनाने वाले ने कितनी खूबसूरती से नवाज़ा है आपको। इसलिए नहीं कि अपना आप बच्चों की चाकरी में मिटा डालें। अरे आपको तो बड़ी खुशी से दिल की हुक्मरानी बख्शी जा सकती है। इसकी तल्ख़ी के जवाब में वो बोलना शुरू हुआ तो बोलता गया था। वो अपनी जगह सुन्न होकर इसे देखती जा रही थी। बस एक पल साँस लेने को रुका, फिर कहने लगा, और राज़ी के सीने में दिल नहीं पत्थर है। इसके घर और बच्चों के लिए आप अपनी हस्ती मिटा डालें तब भी इन्हें परवाह नहीं है। ये क्यों नहीं समझती आप? क्या करूँगी समझकर? वैसे ही गुमसुम अंदाज़ में अपने आप से बोली थी, बहुत कुछ कर सकती हैं इसी अभी वक़्त आपकी दस्तरस में है। वो कुछ पुरजोश होकर टेबल पर हाथ मारकर बोला तो एकदम चौंक से देखने लगी, फिर इसकी बात समझते हुए उठ खड़ी हुई थी। जा कहाँ रही है मेरी बात? और उसकी बात पूरी होने से पहले अपने कमरे में आ गई थी। फिर वही बेकली, बेकरारी, आखिर ये शख़्स क्यों उसे चैन नहीं लेने देता? वो सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँची कि इसे फिर राज़ी से बात करनी चाहिए। अगर शहरयार को यहाँ आने से रोका नहीं जा सकता तो कम से कम ये पाबंदी लगा दे कि उससे बात ना करे। और इस रात सोने से पहले कितनी बार इसके कदम राज़ी के कमरे की तरफ उठकर दरमियान से पलट गए थे। ये नहीं था कि इनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, बल्कि दरमियान में ही शहरयार की बातें कदम रोक लेती थी। ये तो सरासर ज़्यादती है अपने आप पर ज़ुल्म। और इस हद तक के अंदर कितना अरसा आप इत्मीनान से रह सकती हैं? साल, 2 साल, या कुछ सदाकत ज़रूर थी इसकी बातों में जिसे वो बार-बार झुठला नहीं सकती थी। जब ये हर बार कदम दरमियान से पलट आते थे और अब वो बेकिसी के आलम में दोनों हाथों में बेबसी के आलम में दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। आखिर इसका कसूर क्या था? क्यों कदम-कदम पर इसके लिए आज़माइश लिखी गई थी? सुबह नाश्ते की टेबल पर वो चुपचाप थी और शायद रात भर जागने या रोने के बाइस आँखें सुर्ख़ और बोझल हो रही थी। उन्होंने एक नज़र से देख लिया, फिर सजने अंदाज़ में पूछने लगी, आपकी तबीयत ठीक है? और वो ज़रा सा चौंक के बोली, जी। मम्मी, आपकी आँखें रेड हो रही हैं, आप रो रही थी। शोभी के मासूमियत भरे अंदाज़ में तशवीश भी थी। उसने बस नफ़ी में सर हिला दिया, फिर बच्चों के नाश्ता ख़त्म करने पर कहने लगी, चलो आप दोनों अपना बैग उठाओ, मैं अभी आ रही हूँ। बच्चे चले गए तब वो इन्हें मुख़ातिब करके बोली थी, राज़ी, मैं कुछ दिनों के लिए अम्मा के घर जा रही हूँ। उसने ये नहीं कहा था कि जाना चाहती हूँ, बल्कि जाने का बताया था, इसलिए वो खामोशी से देखने लगी। वो कुछ सटपटा गई थी। वो बच्चों का ख़्याल रखिएगा। इनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो समझ गई अब कुछ उल्टा-सीधा बोलेंगे, इसलिए फ़ौरन कमरे से निकल आई। अपना बैग इसने रात में ही तैयार कर लिया था। वो लेकर बच्चों के साथ ही गाड़ी में आ बैठी थी और जब वो बच्चों को मालूम हुआ कि वो कहीं जा रही है तो दोनों परेशान हो गए। उसने बड़ी मुश्किल से दोनों को बहलाया, फिर यकीन दिलाया कि 2-4 दिन बाद वो वापस आ जाएगी। अम्मा के घर आकर भी वैसी बेकल रही थी वो कि रात को ज़हन से भटकाने के तौर पर इसने शहरयार की हर बात की हामी भरी। इसके बावजूद इसकी हर सोच का रुख अपने पहले मुकाम पर ही था। जब वो इस बात पर कड़क रही थी कि राज़ी की तरह रांझे से आने दिया था, बच्चों का कहकर भी नहीं कहा कि शाम तक वापस आ जाना। बस इसकी बात याद आई थी। राज़ी के सीने में दिल नहीं पत्थर है। वो मुसलसल इसकी नफ़ी करते-करते थक गई थी। दिल चाहा इसके अम्मा के कंधे पर सर रख के खूब रोए, लेकिन वो ये भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इस घर में अब पहले जैसा तनाव नहीं था। जैसे कि अम्मा कहा करती थी कि वो अपने घर की हो जाए तो उसे सुकून मिल जाए। वो तो वाक़ई वो इसे पुरसुकून और खुश नज़र आ रही थी। गोया सारे दुःख इसी से वाबस्ता थे। अम्मा के लिए भी वो दुःख का बाइस थी। इसी की वजह से अब्बा का हमावक्त इससे लड़ना और हर शय में तंगी देना था कि वो इनके बच्चों का हक़ इसे ना खिला दे। अब वो यहाँ नहीं थी तो आराम ही आराम था। और इतनी मुद्दत बाद इनकी अम्मा आराम से सोई थी, फिर वो क्यों अपने आँसू से इन्हें परेशान करे।
अब अपने हिस्से के दुख वो खुद झेलेगी और अम्मा के पूछने पर इसने पहले की तरह इन्हें इत्मीनान दिलाया कि वो बहुत खुश है। और इस बात का अब इंसान को पूरा यकीन आ गया कि जब इस शाम में शोभी और गुड़िया से लेने आ गए थे। इसे वाकई हैरत हुई क्योंकि राजी से वो कुछ दिन रहने का कह कर आई थी और इस वक्त तो वो कुछ नहीं बोले थे, बल्कि यहाँ कर वो इस बात पर कड़क रही थी कि उन्होंने शाम में आने का क्यों नहीं कहा। पता नहीं उन्होंने बच्चों को भेजा था या खुद से आ गए थे। वो जानने को बेकरार हो गई थी। फौरन अम्मा से अलविदा मुलाकात की। फिर रास्ते में ही शोभी से पूछने लगी कि आपको मेरे पास किसने भेजा है? जी, शायद ही अंकल ने। शोभी का सच इसके सर पर बम की तरह गिरा था। एक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसके बाद शोभी और गुड़िया जाने क्या कहते रहे, इसने कुछ सुना ही ना था। अंदर बाहर इतना शोर था, बच्चों की आवाज़ से दब के रह गई थी। और जैसे ही गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई थी, उसे लॉन में खड़ा हुआ नजर आया था। अंदाज से जाहिर था कि जैसे बच्चों को इसके पास भेजकर वापसी का इंतजार कर रहा हो। और वो इस वक्त सिर्फ ये सोच रही थी कि इसे बुलाने वाला वो कौन होता है। इत्तेफाक से पहले ही मरहले पर वो नजर आ गया तो हर दर्जा तनफर में मुब्तला सारी मसलतें बुलाए ताक रखकर वो सीधी इसके पास चली आई थी। आपसे किसने कहा था कि बच्चों को भेजकर मुझे बुलाएं? जितने चुभते हुए तेज लहजे में इसने पूछा था, वो इस कदर आराम से बोला, मेरे दिल ने शहरियार आलम वो बुरी तरह तिलमिला कर चीखी थी, अपनी हद में रहें। जानती हूँ बहुत बाख्तियार हैं आप, लेकिन मेरे मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने मामलात की वजाहत कर दें तो शायद समझ जाऊँ। वो उसके तिलमिलाने चीखने का नोटिस लिए बगैर मुस्कुरा कर बोला तो इसका दिल चाहे इसका मुंह नोच ले। माँ मुश्किल ज़ब्त से काम लेकर तासीर से बोली थी, अफसोस राजी को ये भी नहीं मालूम कि वो आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। इसकी मुस्कुराहट एकदम से गायब होगी तो वह लहजे में गुस्से के साथ कुछ तय भी था। देखिए अब आप ज्यादती कर रही हैं। फौरन अपने अल्फाज वापस लें। वो सर झटक कर जाने लगी तो एक ही जज्ब में इसके सामने आकर खड़ा हुआ था और ऐसी तेज चुभती हुई नजर इसके चेहरे पर जमाई कि वो सहम गई थी। आप हट जाएं, सामने से मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। हाथों में चेहरा छुपाया रोती हुई बोली तो वो खामोशी से हट गया, बल्कि तेज कदम उठाता बाहर निकल गया था। तब वो हथेलियों से आंखें रगड़ती हुई अंदर चली आई थी। रात के खाने पर राजी से सामना हुआ तो इसे देखकर वो ताज्जुब से बोले, आप तो गालबन कुछ दिनों के लिए गई थी ना? जी, मैं कुछ दिन अपने वालिदा के साथ रहना चाहती थी, लेकिन शाम में शहरियार आलम ने बच्चों को भेजकर मुझे बुलवा लिया। वो पहले से सोच चुकी थी, इसलिए बहुत तरीके से शहरियार की गैर मामूली दखल अंदाजी को जताया था और उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया तो वो खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गई। ये वाकई बहुत दुख की बात थी। बेशक राजी इसे अहमियत ना दे, लेकिन एक तीसरा शख्स किस हिसाब में इस पर रौब जमा रहा है, ये सरासर इसकी तौहीन थी। लाख मजबूर बेबस सही, लेकिन इज्जत नफ्स तो बहरहाल रखती थी। राजी की बेहिसी पर बार बार इसकी पलकें नम हो रही थी। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इनकी चेयर की आवाज़ इसे अपने दरवाजे पर सुनाई दी तो वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में आ गई थी। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे कुछ देर रुक कर कमरे में आई तो वो अंदर आ चुके थे। इसे देखते ही कहने लगे, खाना क्यों छोड़ दिया आपने? वो जवाब देने की बजाय इनके पीछे से गुजर कर बैठ के आखिरी सिरे पर जा बैठी। बाकायदा इनकी तरफ पीठ मोड़ कर तो वो कदरे शेरी आवाज़ में बोले थे, वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी बात का जवाब दें। वो भी कुछ नहीं बोली थी तो जिस तेज़ी से वो पहियों पर हाथ मारकर चेयर इसके सामने लाए थे, इससे वो डर गई थी, लेकिन ने बहुत कोशिश से इन पर ज़ाहिर नहीं होने दिया। क्या चाहती हैं आप? लहजे से ज़्यादा इनकी चुभती हुई नज़रें महसूस हो रही थी। इस बार इसे बोलने के लिए अपनी सारी तवानाई सर्फ करना पड़ी थी। सर, मैं क्या चाहूँगी? मेरी हैसियत ही क्या है? सर छुपाने की जगह के साथ 2 वक़्त की रोटी मिल रही है, इससे ज़्यादा माँगने की मेरी औकात ही नहीं है। बस करें राज़ी, जब आप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। लहजा भीगने लगा तो वो होंठ भींच के दूसरी तरफ मुँह मोड़ गई थी और कितनी देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगे, मगर मैं ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा, लेकिन आपकी हकीकत जानने के बाद। मेरी हकीकत ढकी छुपी तो नहीं है, बहुत आम सी लड़की हूँ। शायद इसीलिए घर के अलावा गैर मुतल्लका अफराद भी बड़े आराम से मेरी तस्लील कर जाते हैं। वो उनकी तरफ देखे बगैर बोली थी, अगर आपका इशारा शहरियार की तरफ है तो वो कभी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। क्या कहा इसने आपसे? इसका दिल चाहा साफ-साफ बता दे कि वो अक्सर इनके खिलाफ बोलता है और इसे उकसाता है, लेकिन जिसने पूछा था इससे वो बस यही कह सकी थी, इसने मुझे घर से बुलवाया। तो इसे आपने अपनी तस्लील समझ लिया। उन्होंने सर झटक कर कहा, जैसे इसकी बात को अहमकाना करार दिया हो और बुरी तरह से लगा बोली थी, आपके नज़दीक ये कोई बात ही नहीं। नहीं है, बड़े आराम से कहकर उन्होंने अपने चेयर का रुख मोड़ लिया था। वो दुख को तासीर से जाते हुए देख रही थी और किसी वक्त तो वाकई वो बहुत इत्मीनान महसूस करती और किसी वक्त अचानक बेकल हो जाती। कुछ खालीपन का एहसास होता, शायद इसलिए कि ये एक वही था जिसके सामने वो अच्छा बुरा सब बोल लेती थी। वो कि ज़्यादातर इसकी बातें तैश ही दिलाती थी, तो अब कुछ ना बोलने से वो भी ठीक ही लग रहा था। कम से कम कुछ हलचल तो मचा जाता था। इतने दिनों से नहीं आया था, जैसे वक्त ठहर सा गया था। मामा की अपनी रूटीन थी। दोपहर में इस वक्त उठती जब वो खाना वगैरह से फारिग होकर बच्चों के साथ सो रही होती थी, और जब वो उठती तो मामा कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार होती और राजी जितना वक्त घर में रहते अगर सामना हो भी जाता तो यूँ नज़रअंदाज कर जाते जैसे वो इसका कोई वजूद ही ना हो। पता नहीं वो इसकी तरफ से कैसा यकीन चाहते थे और समझने से कासे थे। बाकी बच्चों के साथ वो यूं ही इन्हीं की समझ के मुताबिक बातें कर लेती और जो बातें इसका दिल कहता वो सुनने वाला कोई ना था। इस रात जब वो करवटें बदलते-बदलते थक गई तो बहुत चुपके से राज़ी की
स्टडी से 2-3 किताबें उठा लाई थी, लेकिन पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। लगता भी कैसे जब से अब्बा ने स्कूल छुड़वाया था तब इसके बाद अब वो किसी किताब को हाथ ना लगाया था और उठाई हुई किताब में अल्फाज भी ऐसे जो इसके सर से गुज़र गए थे। 2-3 बार उसने किताब को बेदिली से एक तरफ डाला, लेकिन जब करने को कुछ ना था, नींद भी रूठी हुई थी, तो मजबूरन दोबारा इसी किताब को उठा लिया। फिर इब्तिदाई चंद सफ़हात के बाद वो यकसोई से पढ़ने लगी और जब किताबों से दोस्ती हुई हुई तो ना सिर्फ़ सहूलत से कटने लगा, बल्कि वो बहुत से स्टार भी समझने लगी थी, ख़ुसूसन हयात व ममक़ात का दरमियानी अरसा हर इंसान के लिए एक आज़माइश और सारा दारोमदार इस पर है कि आया वो इस आज़माइश पर पूरा उतरता है या नहीं। इसकी रोशनी में जब वो अपना आप सोचने बैठी तो उसे अपने दुःख बहुत हल्के लगे थे, जबकि सामने मकसद अज़ीम था कि वो के बच्चे इसके लिए दिल का अव्वल रोज़ से तंग नहीं किया था। फिर भी वो पहले से ज़्यादा इनका ख़्याल रखने लगी थी और राज़ी के नामुनासिब रवैये, चुभती हुई नज़रों से देखने के बावजूद इनके सारे काम इसके अपने ज़िम्मे थे। जब अमल में इबादत की नीयत शामिल हो जाए तो फिर किसी बात का खौफ़ नहीं रहता। वो भी बेनियाज़ हो गई थी, बिल्कुल बेपरवाह नहीं रही कि इस सुबह जब राज़ी के कमरे में आकर अलमारी में से इसके कपड़े निकाल कर रखती तो वो किसी मशकूक नज़रों से उसे देखते और इनकी मुस्कुराहट ये कहती होती लगती थी कि वो कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकेगी। और अगर चाहती तो किसी वक़्त इन्हें झंझोड़ कर कह सकती थी कि इस जैसी मजबूर बेबस लड़की जिसके लिए इस छत से निकल कर और कहीं अमान नहीं, वो इन्हें क्या नुकसान पहुँचा सकती है। लेकिन वो सोच चुकी थी कि वक़्त अगर इससे बेगुनाह साबित करे तो करे, वो खुद कुछ नहीं कहेगी और यही ठीक था। जो इसका जुर्म नहीं वो इसके लिए क्यों सफाई पेश करे। वो तो खामोशी और नए अज़्म के साथ वो हालात से निपट रही थी कि एक बार फिर वो हलचल मचाने आ गया था, लेकिन अब वो इस सारी बातों से बेनियाज़ हो चुकी थी। इसे देखते ही मुस्कुराकर पूछने लगी, खैरियत, इतने दिनों बाद आए हो, कहाँ रहे? आपने मिस किया मुझे। वो इसे नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए बोला था, हाँ, हर रोज़ आने वाला अचानक गायब हो जाए तो महसूस होता है। इसने साहब को इसे इतराफ़ करने के साथ वज़ाहत भी की तो वो गहरी साँस खींच कर बोला था, सिर्फ़ महसूस किया, ये नहीं सोचा कि मैं क्यों नहीं आया। इतना सोचने की फ़ुर्सत किसे है? वो मसरूफ़ से अंदाज़ में बोली थी। इसके लापरवाह से अंदाज़ पर वो शाकी होकर बोला तो वो हँस पड़ी थी, जिस पर इसने बाकायदा ताज्जुब का इज़हार किया था। अरे आप तो हँसती भी नहीं, क्या राज़ी से दोस्ती होगी है? दुश्मनी कब थी? मुझसे तो थी। वो इसकी बरजस्तगी पर महफ़ूज़ होकर बोला था, नहीं तुमसे भी नहीं थी। वो बड़े आराम से इसे तुम कहकर मुख़ातिब करके इसके और अपने दरमियान एक हद कायम कर गई थी। फिर इसे हैरान करते बोली थी, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई? देखते हुए सोफ़े पर गिर गया तो वो एक नज़र इस पर डालकर किचन में चली आई। कुछ देर बाद चाय लेकर आई तो राज़ी अपने कमरे से निकल रहे थे। इनकी आमद पर इसने अपनी जगह से खड़े होकर इन्हें सलाम किया, फिर फ़ौरन कहने लगा, आपकी तरफ का मौसम तो ख़ासा खुशगवार है। मैं तो समझ रहा था कि गरज चमक के साथ ओले पड़ेंगे। वो समझ के इशारा इसकी तरफ है और राज़ी ने भी बेख्तियार इसे देखा। फिर हल्की सी डाँट के साथ इसे बोले थे, शट अप, बैठो, वो चाय पियो। वो बैठा तो इसे पूछने लगा, बच्चे कहाँ हैं? ट्यूटर के पास पढ़ रहे हैं। वह जवाब देकर बरामदे में निकल आई। भला की गर्मी पड़ी थी, सारे दिन की तपिश के बाद अभी हवा बिल्कुल बंद थी। बरामदे का फ़र्श अलग गर्म हो रहा था। मेहरू पाइप लगाकर पौधों को पानी देने लगी तो इसने आकर इसके हाथ से पाइप लिया और पैर से दबाकर पहले लॉन से आगे ईंटों से बने फर्श पर तेज धार से छिड़काव किया, फिर पाइप से थमाते हुए बोला, लो इन्हें अच्छी तरह नहला दो, गर्मी से बेचारे कमला गए हैं। गर्मी भी तो इतनी पड़ी है बीबी, अच्छी शक्लें कमला गई हैं, ये तो पौधे हैं। मेहरू की बात पर जरा सा मुस्कुराए, फिर दोनों हाथों के प्याले में पानी लेकर मुंह पर डाले थे। बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार इस अमल को दोहराने लगे तभी इसकी आवाज़ सुनाई दी थी, थोड़ा पानी इधर भी दो। इसने फौरन आंखें खोलकर देखा, पी के चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट सजा कर बोली, कितना? चलो चिल्लू भर से प्याज़ नहीं बुझेगी। वो सर खिंचाते हुए बोला, क्योंकि इसका मतलब समझ गया था। कुछ चुभता हुआ अंदाज़ जिस पर हँसती हुई मेहरू से कहने लगी, मेहरू इसे पानी पिला दो, बेचारा जाने कब से प्यासा है। मेहरू ने जैसे पाइप ऊपर किया इसके हाथ से छीनते हुए बोला था, रहने दो, तुम जाओ मेहरू, मैं खुद ही पी लूँगा। अरे नहीं, अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ, तुम जल्दी से पानी पीकर पाइप दो इसे। वो इसके तेज़ बोलने पर पाइप छोड़कर पीछे हट गया था। ना समझने वाले अंदाज़ था कि इसे इतने दिनों में इसमें आई तब्दीली कैसे आ गई। कहाँ तो इसके देखने से भी परेशान हो जाती थी और अब कितने आराम से नज़रअंदाज करने के साथ वो भी जमा रही थी। क्या हुआ? इसके पाइप छोड़ने पर वो कुछ हैरान होकर देखने लगी। कुछ नहीं, चले बच्चों को बुलाएं, कहीं बाहर चलते हैं, बल्कि मैं इनके ट्यूटर की छुट्टी कराता हूँ। वो अपनी बात खत्म करके तेज़ कदमों से अंदर चला गया। वो लॉन से निकलकर बरामदे की सीढ़ी पर आ बैठी। फिर ट्यूटर के जाने के बाद दोनों बच्चों को लेकर आया तो खासी उजलत का मुज़ाहरा करते बोला था, चले जी बच्चों को घुमा लाते हैं, बेचारे पढ़ कर थक गए हैं। मैं नहीं जा सकती, तुम ले जाओ बच्चों को। वो उठते बोली थी, क्यों, आप क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारे सामने हर बात की तवज्जो पेश करना ज़रूरी है क्या? नहीं ना तो जाओ और सुनो, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना। आखिर में तंबिया करते हुए अंदर चली गई थी। फिर ग्लास बॉल से बच्चों को इसके साथ जाते हुए देखा। इसके बाद अपने कमरे में आ गई। अगर वो शुरू से इतनी मजबूत होती तो इस शख्स के साथ अव्वल रोज़ से ही इस तरह पेश आती। लेकिन एक तो वो खुद कमज़ोर थी, दूसरे राज़ी ने भी इसे कोई मान नहीं दिया था। अभी तक तो इसकी नफ़ी कर रहे थे। बहरहाल इस वक्त शहरयार के साथ अपने रवैये पर वो खासी मुतमिन थी।
मगरिब की नमाज़ पढ़कर अपने कमरे से निकली तो खिलाफ़े मामूर मामा को घर पर मौजूद देख से ताज्जुब हुआ, लेकिन ज़ाहिर नहीं होने दिया। वो वक़्त तक खामोशी से एक तरफ बैठ गई, क्योंकि मामा राज़ी से बात कर रही थी। अचानक से देखकर पूछने लगी, शोभी और गुड़िया कहाँ हैं? वह शहरयार इन्हें बाहर लेकर गया है। इन्होंने बताया तो राज़ी फ़ौरन पूछने लगा, आप साथ नहीं किए? इसका दिल चाहा कोई सख्त बात कह के इन्हें साथ दिलाए कि वो शहरयार की नहीं इनकी बीवी है। वो मुश्किल शब्द से बोली, नहीं, मेरा दिल नहीं चाहा। चली जाया करो, सारा वक़्त घर में बंद रहती हो। मामा की बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर राज़ी की तरफ मुतवज्जा होगी। ग़ालिबन बिज़नेस की बातें थी। वो कुछ देर सुन कर किचन में आ गई थी। जबरन खाना तैयार किया कट ज मासी खाना तैयार कर चुकी थी। वो इसे एक कप चाय का बनाने का कहकर वहीं बैठ गई। बेबी, यहाँ गर्मी में क्यों बैठी हो? अंदर चली जाओ, मैं चाय वहीं लेकर आती हूँ। मासी के टोकने पर से गर्मी की शिद्दत का एहसास हुआ और उठते हुए बोली थी, चाय रहने दो, अब जब बच्चे आएंगे खाना लगा देना। इसके साथ ही किचन के दरवाजे से पिछली तरफ निकल आई थी। अंधेरा फैलने के साथ ही कुछ हवा भी चलने लगी थी। पसीने से भीगे हुए बदन पर हवा के झोंके भले लग रहे थे। वो यूं ही खाली ज़हनी से इधर उधर टहलने लगी थी। कितनी देर गुजर गई। जब मासी ने आकर खाना लगने की इत्तला दी तो उसने चौंक कर फ़ौरन पूछा, बच्चे आ गए हैं? नहीं बीबी, बच्चे तो अभी नहीं आए। बेगम साहिबा ने खाना लगाने को कहा है, मैंने लगा दिया है। मासी ने जवाब के साथ ही अपनी सफाई पेश कर दी तो वो कुछ सोचती हुई डाइनिंग रूम में आ गई थी। घड़ी पर नज़र पड़ी, 8 बज चुके हैं। यही बच्चों के खाने का वक्त है। इसके बाद इनके साथ कुछ देर टीवी देखकर फिर वो इन्हें सुला देती थी, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए इन्हें जल्दी उठना होता था। इससे शहरयार पर गुस्सा आने लगा, जिसे इसने कहा था कि ज़्यादा देर नहीं करना। लेकिन खाना खाओ वक्त मामा ने इसे खामोश बैठे हुए देखा था। मुझे भूख नहीं है मामा, शोभी और गुड़िया के साथ खा लूँगी। इसके साथ ही उठकर लाउंज में आके टीवी ऑन करके बैठी। बज़ाहिर नज़रें स्क्रीन पर थी, लेकिन सारा ध्यान बच्चों की तरफ होने के साथ शहरयार की गैर-ज़िम्मेदारी पर भी बुरी तरह उलझ पड़ी थी। मामा और राज़ी खाने के बाद इसी तरफ आ गए तो इस वक़्त इसे हैरत हुई कि 10 बजे हैं और बच्चों के न आने पर वो दोनों ने किसी तशवीश का इज़हार नहीं किया था। तब वो दिल ही दिल में खुद को वो सर्जिश करने लगी कि जब इन्हें परवाह नहीं तो वो क्यों हलकान हो रही है। लेकिन इसे चैन नहीं आया जब तक बच्चों की आवाज़ न सुन ले। वो दोनों भागते हुए आए, दाएँ-बाएँ इससे लिपट गए थे, तो जहाँ इसने इत्मीनान का सांस लिया वहाँ शहरयार को देखते ही बिगड़ गई थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि जल्दी आना, फिर इतनी देर क्यों की? वो इस अचानक हमले से संभला नहीं था कि मज़ीद सख्त सुस्त कहते हुए बोली थी, तुम बहुत गैर ज़िम्मेदार हो। ज़रा एहसास नहीं है कि सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, इतनी देर से सोएंगे तो। वक्त राज़ी की आवाज़ पर पलटी तो देखा मामा इन्हें खामोश रहने का इशारा कर रही थी, और वो खामोश तो होगी लेकिन नज़रों में तनबिया थी। तब वो शोभी और गुड़िया को लेकर इनके कमरे में आ गई थी। खाने का पूछा तो शोभी ने बताया वो खा चुके हैं। फिर इसने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। दोनों के कपड़े बदले, सुलाकर अपने कमरे में आ गई। किसी-किसी वक़्त वाक़ई यूँ लगता है जैसे वो सिर्फ़ बच्चों की गौंस हो। इस वक़्त भी यही ख़्याल आया। फिर इसने बहुत चाहा सर झटक कर अपना ध्यान दूसरी तरफ मोड़ लिया, लेकिन इससे कामयाबी ना हुई थी। अगले रोज़ वो कुछ सुस्त सी थी। सारा दिन किसी काम में दिल न लगा। यूँ ही बेसबब बेनाम सी उदासी शाम रात की सोचों का असर था। सुबह भी इसने बच्चों को बहुत बेदिली से तैयार करके स्कूल भेजा, और अभी भी इन्हें नज़रअंदाज करके बरामदे में निकल आई थी। कुछ देर बाद दोनों इनके पीछे आए और एक दूसरे को जाने का इशारा कर रहे थे। वो यूं ही बेख्याली में देखने लगी, तब शोभी आगे आके बहुत मासूमियत से इससे पूछने लगा था, मम्मी आप नाराज़ हैं किससे? ऐसी ही बेख्याली में इसने पूछा तो शोभी गुड़िया को देखकर बोला, गुड़िया से और मुझसे। मम्मी हम शहरी अंकल के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता ना? आप नाराज़ हो जाती हैं? नहीं बेटा, इसने शोभी को खींचकर अपने साथ लगाया। फिर गुड़िया को करीब बुलाकर दूसरे बाजू के हल्के में लेते हुए बोली थी, मैं आप दोनों से नाराज़ नहीं हूँ। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते। शहरी अंकल तंग करते हैं ना? आप इनसे नाराज़ हो जाएँ। शोभी ने कहा तो वो चौंक से देखने लगी, फिर मुस्कुरा कर बोली, नहीं बेटा, मुझे कोई तंग नहीं करता। बस मेरा अपना दिल अमान एहसास और बच्चों के सामने कुछ गलत बोलने जा रही हूँ। फ़ौरन निचला होंठ दाँतों में दबा लिया, फिर बारी-बारी दोनों की पेशानी चूम कर बोली थी, जाओ बैट बॉल लेकर आओ, लॉन में खेलें। मम्मी आप भी आएँगी ना? नहीं बेटा, मैं आप दोनों को देखूँगी। इसने प्यार से गुड़िया का गाल थपक कर कहा और वहाँ से उठकर सीढ़ियों में आ बैठी। दोनों बच्चे खेलने में लग गए थे तो कुछ देर बाद उन्हें दिलचस्पी से देखते ही फिर अपने आप ही ध्यान इधर-उधर हो गया। पहले राज़ी का ख़्याल आया वो आज दोपहर में ही ऑफ़िस से वापस आ गया था, और कुछ देर पहले अपने कमरे से निकलते हुए इसने इन्हें अपने स्टडी में जाते हुए देखा था। फिर मम्मा ने आज किसी बुटीक का इफ्तिताह करना था, उस तरह शाम में चली गई थी। और मामा की मसरूफ़ियत सोचते हुए उसे अपने से माँ का ख़्याल आया था। बहुत दिन हो गए थे इनके पास गए हुए। उसी वक़्त जाने का सोचने लगी। राज़ी की गाड़ी मौजूद थी, अलबत्ता ड्राइवर नहीं था। तब अगले दिन पर टाल कर फिर बच्चों की तरफ मुतवज्जा हुई कि शहरयार आ गया। जिस तरह सर झुकाए सलाम करता हुआ इसके करीब से गुज़र कर अंदर गया था, इससे वो यही समझी कि रात इसके बिगड़ने का बुरा मान चुका है। वो भी क्या करती, अब हर बात तो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। उसने अपने रवैये पर गौर किया तो उसे यही ठीक लगा। फिर भी जाते हुए जब वो इसी खामोशी से इसके करीब से गुज़र कर जाने लगा, तब इख्तियार को गार उठी थी, सुनो शहरयार। उसने पलट कर देखा था, कुछ सोचते अंदाज़ में बोली, रात तुमने मेरी किसी बात का बुरा माना है? नहीं, नहीं तो इतनी खामोशी से कैसे जा रहे हो? बड़ा सीधा-साधा सा अंदाज़ था इसका, जो महसूस किया वो कह दिया। तो वो पूरा इसकी तरफ घूमकर मुस्कुराते हुए बोला था, क्या चाहती हैं आप? कभी मेरा आना अच्छा नहीं लगता, कभी फ़िज़ूल बात मत करो। फ़ौरन टोक कर कहने लगी, मैंने पहले भी तुमसे कहा था।
मामूल से हटकर कोई बात हो तो महसूस होती है, लेकिन मैं तो उस पे मामूल आया हूँ। उसके बात को तवील देने पर उकता कर बोली, खैर छोड़ो, तुम जा रहे थे जाओ। ऐसे कैसे जाऊँ बगैर कुछ खाए पिए? वो एक ही जिस्म में दरमियानी फासला सिमट कर इससे कुछ फासले पर बैठ गया, तो वो ज़रा सी गर्दन मोड़ कर इसे देखते हुए जाने क्या सोचने लगी। कुछ देर तक वो अपने चेहरे पर इसकी नज़रें महसूस करता रहा, फिर एकदम से बराह रास्त इसकी आंखों में देखकर पूछने लगा, क्या सोच रही हैं? इसने ज़रा सा नफ़ी में सर हिलाया, फिर कुछ रुक कर बोली थी, एक बात बताओ, तुम क्या राज़ी के खरीदार हो? ज़रा खरीद हो क्या मतलब पूछते हुए इसकी पेशानी पर हल्की सी लकीरें नमूदार हुई थी, जिस पर एक निगाह नज़र डालकर वो उठते वो इसी ठहरे हुए लहजे में बोली थी, मतलब मत पूछो, बस यही मेरी बात का जवाब दो। सीधा सा जवाब तो ये है खातून कि मुझे खरीदने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। फिर क्या मजबूरी तुम्हारे साथ, या किस मिट्टी के बने हो कि किसी बात का असर नहीं होता तुम पर? बहरहाल मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, बल्कि शायद तुम्हारी तस्लील भी की होगी, फिर भी तुम सुलह पर आमादा होकर चले आते हो। क्यों? वो बहुत उलझ कर बोल रही थी, बस एक पल को रुकी और इसने जवाब का इंतज़ार किए बगैर फिर कहने लगी, महज़ राज़ी के मनखुआ होने का ख़्याल तो नहीं करते होगे तुम? कोई मजबूरी या कोई मकसद है जिसके असूल तक तुम? वो एक हाथ उठाकर इसे मज़ीद बोलने से रोक गया था। कितनी देर से कोसती नज़रों से इसे देखने लगा था। यही बात मैं आपसे कहूँगा कि आपने भी गालिबन किसी मकसद के तहत राज़ी से शादी की है। महज़ बच्चों की माँ बनने का ख़्याल तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई औरत अपनी सारी ज़िंदगी इन बच्चों के लिए वक़्फ़ कर सके जिन्हें इसने अपने जन्म ना दिया हो। ख़ुसूसन शौहर बदले में वो कुछ न कुछ ज़रूर चाहे कि शौहर की मोहब्बत और तवज्जो जो मेरे हिस्से में आई ही नहीं। वो बेख्तियार कहेगी तो एक लम्हा तौक़ुफ़ से वो कहने लगा, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि शौहर की बेतनाई और बेमहरी के बावजूद इसके बच्चों पर मेहरबानी का कोई मकसद तो होगा जिसके असूल तक आप इसे इस मुकाम पर बोलने से रोक गया था। और वो खुद खामोश हो गया तो वो अचानक बेआज़ूदगी में घिर कर बोली थी, राज़ी भी यही समझते हैं कि मैं किसी गलत इरादे से यहाँ आई हूँ और इसमें गलती इनकी नहीं है। फिर इसने बहुत एहतियात से पूछा, कहीं वो बात बदल ना जाए, फिर मैं किसी को इल्ज़ाम क्या दूँ? मेरी क्या हैसियत? तो हकीकत है मजबूर और बेबस लड़की जिसे सौतेले बाप घर से निकालने के दर पर था। ऐसे में सचमुच मामा रहमत का फ़रिश्ता बनकर आई थी। अगर कुछ दिन और ना आती तो आज मेरा ठिकाना जाने का कहाँ होता। बोलते-बोलते वो घुटनों पर ठोड़ी टकाकर गालिबन इसी गम पर सोचने लगी थी, और वो जो सांस रोके सुन रहा था इसके खामोश होने पर ज़रा-सा चौंका, लेकिन फ़ौरन बोला नहीं। अपने आप इसके हालात समझने के बाद कहने लगा, बहुत जीनियस है आंटी, आपको देखते ही जान लिया होगा कि हालात की सताई लड़की के पास हर ज़्यादती को मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और वो होंठों के साथ गहरी सांस लेते हुए सीधी होकर बैठी और उसकी बात के जवाब में कुछ कहना चाहती थी कि एहसास हुआ एक तीसरे शख्स के सामने वो जाने क्या बोल गई है। दिल ही दिल में खुद को टोकते हुए फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी और 2 स्टेप उतर कर रोश पर आई थी। वो कुछ देर इसे देखता रहा, फिर उठकर उसके करीब आकर पूछने लगा, सुने, क्या वाक़ई आपने सब मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल कर लिया है? वो ज़रा-सा मुस्कुराई, फिर धीरे से आगे कदम बढ़ाते हुए बोली थी, मैं अपने मुकद्दर से शाकी नहीं हूँ, शाकिर भी नहीं है। हो जाऊँगी, वैसे ये मेरा मसला है, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? वो कदम रोके से चुभती नज़रों से देखने लगी तो ज़र चौंक कर बोला था, मैं फिर वही कहूँगा कि मुझे अफ़सोस होता है आप पर। आखिर आप बस शहरियार, खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें करके मुझे परेशान मत किया करो। इसके हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहने पर वो होंठ भींच कर कुछ फासले पर चला गया, तो वो पलट कर शोभी और गुड़िया को पुकारने लगी और उन्हें लेकर अंदर आ गई। टीवी ऑन किया और दोनों को आराम से बैठने की ताकीद करते हुए मासी से खाने का पूछने में किचन में आ गई थी। खाना तैयार था और मासी चाय का पानी चूल्हे पर रख रही थी। इसने यूं ही पूछ लिया, चाय कौन पिएगा? साहब ने कहा है। मासी का जवाब सुनकर इसने चूल्हा जलाया, फिर ट्रे में कप रखते हुए पूछा था, राजी खाना नहीं खाएंगे क्या? इसने इस्तफसार किया के साथ एक ही ट्रे से छोटी सी कटोरी भी उठा ली थी। पता नहीं बीवी, मैं तो खाने का ही पूछने गई थी, उन्होंने चाय का कह दिया। मासी का जवाब सुनकर इसने खुद चाय बनाने में लग गई थी और मासी को इसका काम का बताया था। कुछ देर बाद चाय लेकर किचन से निकली तो लॉन से गुजरते हुए शोभी और गुड़िया को डाइनिंग रूम में जाने का कहा था। फिर राजी के कमरे की तरफ आई थी तो उनकी आवाज़ स्टडी से आ रही थी। पता नहीं किससे बात कर रही थी। इससे पहला ख्याल ये आया कि वो सिर्फ एक कप चाय लेकर जा रही है। कुछ शशोपंच की कैफे में स्टडी की तरफ बढ़ ही रही थी कि आया सिर्फ इन्हें चाय थमाए या वापस जाकर दूसरा कप भी बनाए। दरवाजे पर रुक उसने मुड़ते हुए पर्दे पर नजर डाली और कुछ नामुनासिब ख्याल करके वापस पलटने लगी कि शरिया की आवाज़ पर वहीं ठहर गई थी। महज इस ख्याल से कि वो कोई मेहमान नहीं है, पहले राज़ी को चाय दे दे, वो अगर कहेगा तो उसके लिए दोबारा ले आएगी, बस एक पल। इसके बाद वो अंदर जाना चाहती थी, लेकिन शहरयार की बात ने इसके कदम रोक लिए थे। कुछ उलझते हुए वो कह रहा था, बस राज़ी, अब मैं मज़ीद इस मामले में आपका साथ नहीं दे सकता। आपके कहने पर मैंने हर तरह से वक़्त को आज़मा लिया है। वो आपके और बच्चों के साथ बहुत फ़ेयर है, इनके हालात मैं बता चुका हूँ, उसके बाद फ़ैसला आप खुद कर लीजिए। वो सन्नाटे में आगे थी, फिर भी ये ख़्याल कि राज़ी ने इसकी आज़माइश के लिए शहरयार को इस पर ममूर कर रखा था, इसे पूरी तरह तोड़ किया था और रेज़ा-रेज़ा होकर बिखरने लगी। जबकि अंदर वो कह रहा था, वैसे आपको इनका यकीन कर लेना चाहिए, बहुत मुख़लिस और मज़बूत ख़ातून है। यकीन करें, मैंने जब भी इन्हें आपसे मुतफ़र्रिक़ करने की कोशिश की है, वो उल्टा मुझे लताड़ने खड़ी हो जाती हैं।
बल्कि इनका बस नहीं चलता कि मुझे शूट ही कर दे। इसने धुंधलाई आँखों से बंद दरवाज़े को देखा और चाहा कि बहुत खामोशी से वापस पलट जाए, लेकिन पूरा वजूद सुन्न हो चुका था। खुद को सँभालने की कोशिश में ट्रे हाथों से छूट गई। कप टूटने की आवाज़ के साथ ही भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और बंद दरवाज़ा खोलते ही शहरयार वहीं ठहर गया था, जबकि वो खुद को सहारा देने में नाकाम होकर फर्श पर घुटने टेक कर बैठी और टूटे काँच समेटने लगी थी। तभी राज़ी दरवाज़े तक आए और देखते हुए बोले थे, "क्या कर रही हो? छोड़ दे।" इसने जैसे सुना ही ना था। तब शहरयार बेख्तियार आ गया और उसके करीब पंजों के बल बैठकर काँच की तरफ बढ़ते इसके हाथ को कलाई से थाम लिया। फिर पलटकर राज़ी को देखा तो वो कहने लगी, "उठाओ इन्हें यहाँ और यहाँ से और मासी से कहो कि ये साफ़ कर दे।" वो खुद ही अपनी कलाई चढ़वाकर खड़ी हुई दूसरी हथेली पर जो काँच के टुकड़े जमा थे, इन्हें वहीं फेंक कर अपने कमरे में आई तो ज़ब्त करते-करते भी आँसू छलक पड़े थे। बहुत दुःख दिया था राज़ी ने। दिल चाहा वो यहाँ से निकल कर कहीं बहुत दूर चली जाए और सारा अलमिया तो यही था कि इतनी बड़ी दुनिया में इसके लिए कहीं जगह ना थी। रवानगी से छलकते आँसू को रोकने की खातिर इसने वॉशरूम का रुख किया और मुँह पर ठंडे पानी के छींटे मार के वापस आई तो खिड़की से पर्दे समेटते हुए इसने शहरयार आलम को जाते देखा। हालाँकि इस सारे किस्से में इसने अपना किरदार खूबी से अदा किया था। फिर पता नहीं क्यों थका हुआ लग रहा था। वो पर्दा छोड़ कर पलटी तो राज़ी को आते देखकर वहीं बैठ के सिरे पर बैठ गई थी। इसका ज़हन वो तेज़ी से सोचने लगा और जब तक वो चेयर धकेलते हुए इसके सामने आए तो वो इस नतीजे पर पहुँची कि खुद से कभी ज़ाहिर नहीं करेगी कि इनकी और शहरयार की बातें सुन चुकी है। इनके सामने आने पर वो इसे देख के बोली थी, "कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते। नहीं, मैं आपको देखने आया हूँ।" इसके अंदाज़ में बेख्तियारी नहीं थी। वो बहुत तहम्मुल से बोले, "आपके हाथ तो ज़ख्मी नहीं हुए?" वो काँच समेटते हुए बोली। नहीं, वो अपनी गोद में रखे दोनों हाथों को देखते हुए बोली थी, "बस कुछ चुभन सी है, दिखाएँ?" इसने बड़े आराम से अपनी दोनों हथेलियाँ इसके सामने रख दी और दुःख भरी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, "चुभन नज़र नहीं आती, सिर्फ़ महसूस होती है।" उन्होंने चौंक से देखा, फिर फ़ौरन नज़रें चुराते हुए बोले थे, "मेरा ख़्याल है मैं महसूस कर सकता हूँ, जिस्मानी तौर पर मज़बूर हूँ, एहसास तो ज़िंदा हैं।" फिर आपने शहरयार का सहारा क्यों लिया? हालाँकि अभी वो सोच चुकी थी कि खुद से ज़ाहिर नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने बात ऐसी की कि वो बेख्तियार कह गई और इस पर पूरी तरह चौंके थे। क्या मतलब? अपनी बेख्तियारी पर नातम करते हुए बोली थी। "कुछ नहीं, चलें मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, बैठ जाएँ, मुझे अभी भूख नहीं है।" उन्होंने इसका हाथ पकड़ कर बिठा लिया था, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आया क्या कहें? सारा कुछ उलट-पलट हो गया। कहाँ तो वो मुजरिम थी और अब वो इसकी जगह आकर अपनी सफाई पेश करने के लिए अल्फ़ाज़ ढूँढ रहे थे। कितनी देर बाद बोलने पर आमादा हुए, तब भी अपनी सफाई पेश नहीं कर सके। कुछ तासुब से कहने लगे, "मामा ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना मेरे नज़दीक गुनाह है। बहरहाल अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बेजान मूर्ति नहीं हैं। अपनी ज़िंदगी पर आपका मुकम्मल इख्तियार है और फ़ैसला भी आप ही करेंगे।" "कैसा फ़ैसला?" वो चौंक कर परेशान होकर देखने लगी और उनके नज़दीक जैसे कोई बात ही नहीं थी। बड़े आराम से बोले, "अपने बारे में अब कोई जबर नहीं होगा आप पर और ये ख़ौफ़ भी दिल से निकाल दें कि यहाँ से निकल कर आपके लिए कहीं जगह नहीं है। मैं खुद आपको बस खामोश हो जाएँ।" वो आजिज़ी से रोकते हुए हाथों में चेहरा छुपा के रो पड़ी थी। "प्लीज़ रोएँ नहीं, रिलैक्स होकर मेरी बात सुनें। मैं गलत नहीं कह रहा। एक मासूम शख़्स के साथ ज़िंदगी गुज़ारने से अच्छा है कि आप अभी अपने बारे में फ़ैसला कर लें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो आप चाहेंगी वैसा ही आपको मिलेगा।" वो ठहर-ठहर कर बोल रहे थे। वो पता नहीं ये सुन भी रही थी कि नहीं। मुसलसल बहते आँसू को रोकने की खातिर पापा हथेली से आँखें रगड़ते जा रही थी। वो कुछ देर के लिए खामोश होकर इसके बोलने का इंतज़ार करते रहे, फिर गहरी साँस खींचकर बोले थे, अनजाने में मैं खुद आपके साथ ज़्यादती कर गया हूँ और शहरयार भी। अगर हो सके तो माफ़ कर दें मुझे और शहरयार को भी। शहरयार को तो मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। वो उसी तरह रोते हुए रूठे लहजे में बोली तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। गोया इनके लिए गुंजाइश थी, क्योंकि किसी भी मामले में वो जबर के कायल ना थे, इसलिए बज़ाहिर बड़े आराम से ज़िंदगी और फ़ैसले का इख्तियार इसे सौंप दिया था, जबकि अंदर ही अंदर दिल बैठा जा रहा था। लेकिन इसके एक जुमले से ही अंदेशों से निकल कर खुशगवार एहसासात में घिर गए थे। फिर अचानक शहरयार का ख़्याल आया तो कहने लगे, "शहरयार कसूरवार नहीं है। इसका मकसद आपको तंग करना नहीं था।" वो इनकी बात अभी जारी थी कि उठ खड़ी हुई थी, कुछ नागवारी से बोली थी, कसूरवार आप में से कोई नहीं, सिर्फ़ मैं हूँ।" वो समझ गए थे नाराज़गी का इज़हार। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, "बहरहाल मैं आपके फ़ैसले का मुंतज़िर हूँ।" अपने तौर पर उन्होंने इसे फिर इसी मुकाम पर लाकर खड़ा किया, जहाँ इनके ख़्याल में वो सारी तलख़ी भुलाकर फ़ौरन सुलह पर आमादा हो जाएगी। लेकिन वो अभी तक नादान ना रही थी। बड़े आराम से बोली, "जल्दी क्या है? और यूँ आना-फाना तो फ़ैसले नहीं होते ना, मुझे सोचने को वक़्त चाहिए।" हाँ, वो बमुश्किल इसकी तायद करके सर हिला सके थे, फिर फ़ौरन चेयर धकेलते हुए इसके कमरे से निकल गए तो जाने कि उसके आँसू में रवानगी झलक पड़ी थी और गो कि अब इसे फ़ैसला नहीं करना था, क्योंकि इसने ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था कि हयात और ममात का दरमियानी अरसा हर इंसान के लिए आज़माइश है और सारा दारोमदार इसी पर है कि आया वो इस आज़माइश में पूरा उतरता है कि नहीं। और इसी की रोशनी में इसने मकसद-ए-हयात पा लिया था। सिर्फ़ शोबी और गुड़िया ही नहीं, वो शख़्स भी राहगुज़र पर इसका हाथ हाथों में लेकर चल नहीं सकता था। इसकी उमंगों और आरज़ुओं के लिए कड़ी आज़माइश था और इन आज़माइशों में पूरा उतरने के लिए इसके हर अमल में इबादत की नीयत शामिल हो चुकी थी। फिर भला वो कोई और फ़ैसला कैसे कर सकती थी? इसे तो बस कुछ वक़्त चाहिए था कि राज़ी का हाथ थामने से पहले वो
वो जो सब मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल कर चुकी थी, इस पर शाकिर भी होना चाहती थी और अब वो शाकिर हो चुकी थी अगर शहरयार आलम दरमियान में ना आता। ख़त्म शुद। नावल का नाम है रोशनी हमसफ़र थी। सो डे रीडर से था नावल। तो कैसा लगा आप सबको नावल? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नावल अच्छा लगा होगा। अच्छा था नावल। एक तो मुझे इसमें जो है इसका बाप बहुत बुरा लगा और उसकी बहनें, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करती थी। छोटी बहनें थी, बहुत बुरा करती थी। लेकिन जब वो शादी के बाद आई, घर आई और तब उसकी बहन को भी एहसास हुआ, और वो भी किस खौफ से कि ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग मुसलमान हैं तो हम लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि जैसा हम किसी के साथ करेंगे वो हम वैसा हमारे साथ भी होगा, चाहे अब नहीं लेकिन बाद में ज़रूर। और उसकी बहन को भी यही था कि मेरे बाप ने जो है ना मेरी सौतेली बहन के साथ गलत किया तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। बस इंसान सिर्फ़ अपनी अपने बारे में सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें भी इसकी माँ ने, राज़ी की माँ ने खुदगर्ज़ी दिखाई, सेल्फ़िश वो बनी। बेशक वो जितनी भी निढाल थी अपने घर में, जो भी था, उसका बाप इतना भी था, जो भी था, लेकिन इधर भी उसकी माँ सेल्फ़िश बनी। उसने झूठ बोला कि उसे बताया ही नहीं कि उसका बेटा जो है वो मज़ूर है, चल फिर नहीं सकता। तो इस कहानी का मुझे मेन मकसद यही लगा कि इंसान अपनी खुदगर्ज़ी में किसी भी हद तक जा सकता है। उसे अपने ज़ात से मतलब होता है, अपने से जुड़े लोगों से मतलब होता है जो ज़्यादा करीबी होते हैं, और उनको सुख देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे इसमें राज़ी की माँ ने अपने दोनों जो है वो राज़ी के बच्चों को, माँ की ज़रूरत है और वो उसको ले आई और उसकी शादी कर दी। और राज़ी का भी शक ठीक था। उसने जब उस लड़की को देखा कि वो इतनी प्यारी है, तो उसकी माँ ने उसे नहीं बताया कि उसके घर में क्या हालात है। अगर उसकी माँ बता देती, तो हो सकता था कि हालात कुछ चेंज होते। उसने शहरयार को जो चीज़ कही वो सरासर गलत थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये भी गलत था। मुझे तो इस बात पे भी गुस्सा आ रहा था कि जब उसकी बीवी बार-बार कह रही है कि शहरयार के को वो यहाँ आने से रोके, लेकिन वो क्यों नहीं सुन रहा। मुझे इस बात पे भी गुस्सा था कि जब एक बीवी कह रही है कि एक गैर मर्द को इस घर में आने की इजाज़त ना दी जाए, तो शौहर को तो उसी वक़्त जो है वो हो जाना चाहिए कि यकीनन कोई ना कोई मसला होगा, तो उसे उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि सारा किया ज़रा राज़ी का ही था। उसने ही शहरयार को कहा था कि उससे जो है आज़माए। बाकी आप लोग को नावल कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बताइएगा कि आप लोग को नावल कैसा लगा कमेंट में, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।